हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। वाइटल नर्सिंग एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। और आज जो हम इम्पोर्टेंट टॉपिक जो डिस्कशन करने वाले हैं वो अपने जो वीएमसी और आईकेडीआरसी का जो एग्ज़ाम्स है ना 17 दिसंबर 2023 को जो एग्ज़ाम होने वाला है, उस एग्ज़ाम पर्पज से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह जो पूछे जाते हैं, तो हमने इस बार क्या किया है, जो प्रीवियस एग्ज़ाम हो रखे हैं उन प्रीवियस एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उन क्वेश्चंस का जो है हम यहाँ पर आपको सॉल्यूशन जो है प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, जो प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस थे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है ना। तो इस वीडियो को जो है वो आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करके कि प्रीवियस एग्जाम से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे हुए थे, उनका जो सॉल्यूशन हम यहाँ पर देने जा रहे हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा जो है ग्रुप के अंदर जो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, ताकि वो भी जो है प्रीवियस एग्जाम के अंदर पूछे गए जो क्वेश्चंस है उनका सॉल्यूशन उन्हें जो है मिल सके। और मोस्टली ये भी देखा गया है कि कई बार जो है क्वेश्चंस जो है रिपीटेशंस होते रहते हैं, जिनमें प्रीवियस एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट हुए, ठीक है ना। जैसे अभी एक आईकेडीआर का जो डीएनएस का इनका पेपर हुआ था, एएनएस का, और उन पेपर के अंदर भी प्रीवियस ईयर के अंदर पूछे हुए बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो रिपीट हुए थे, ठीक है ना। तो अगर मान लो अपन ये क्वेश्चंस पेपर करते हैं और इन क्वेश्चंस में से आपको जो प्रीवियस पेपर के अंदर आए हुए क्वेश्चंस, ओके, 100 में से भी अगर मान लो 10 से 15 क्वेश्चंस पे अगर मिल जाते हैं, ठीक है ना, तो वो 10 टू 15 जो क्वेश्चंस है उनका आंसर आपका गलत नहीं होना चाहिए, वो एकदम करेक्ट आंसर होना ही चाहिए। तो वो कैसे होगा कि जब आप इन वीडियोस को देखोगे, जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस का सॉल्यूशन जब आपको मिलेगा तो आप उनका करेक्ट आंसर दे पाओगे। तो एटलीस्ट ऐसे क्वेश्चन जो पहले पूछे हुए हैं उनका आंसर तो अपने को गलत नहीं होना चाहिए। तो ये क्या होगा, ये आपका जो अगर मान लो प्रीवियस में पूछे हुए क्वेश्चंस भी आप गलत करके आ रहे हो तो आपको मेरिट से जो है बाहर होना पड़ सकता है। तो प्रीवियस पूछे हुए क्वेश्चन तो रॉन्ग होने ही नहीं चाहिए। इतना तो अपने को पता होना चाहिए कि भाई ये क्वेश्चन जो है पहले आ रखा है और इसका आंसर ये है। तो ये सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए हम जो है आज जो अपना डिस्कशन रहेगा, जो मेनली जो है वो आपके प्रीवियस पेपर जो एग्जाम्स से रिलेटेड जिसमें भी आए हो, चाहे गुजरात चाहे गुजरात स्टेट एग्जाम जो लेते हैं है ना, उससे रिलेटेड आया हो, चाहे एएमसी के हो, चाहे वीएमसी के हो, या फिर एसएमसी के हो, है ना, गुजरात म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जितने भी कॉरपोरेट हॉस्पिटल है उनके जो एग्जाम हुए हैं, वीएमसी का, एएमसी का, एसएमसी का, उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे हुए हैं उनका भी अपन सॉल्यूशन देखेंगे। और साथ में दूसरे जो स्टेट एग्जाम हुए हैं गुजरात के, उनमें जो नर्सिंग से रिलेटेड एग्जाम जो हुए हैं उनके जो क्वेश्चंस हैं उनका भी अपन जो है सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है। और भी अदर्स जो क्वेश्चन सॉल्यूशन जो अदर पेपर्स आए हुए हैं उनका भी अपन सॉल्यूशन देखेंगे यहाँ पर। तो आज के बाद लगभग जो है आप ये मान के चलो कि जब तक अपना एग्जाम है तब तक जो है डेली की एक क्लास जो है अपने जो प्रीवियस पेपर को सॉल्यूशन की आपको देखने को मिलेगी। हर रोज एक क्लास जो है आपके लिए प्रीवियस सॉल्यूशन जो पेपर है उनका जो सॉल्यूशन है वो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने ग्रुप के साथ में शेयर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना, ताकि वो भी जो है अपने स्टडी को कंटिन्यूस रख सके। साथ में ही हमारे इस चैनल को जो है वो ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक भी करना, ओके, ताकि आपको जो नोटिफिकेशन है यहाँ से जैसे हम वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके, ओके। और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, फॉलो भी कर देना, ओके, और लाइक भी कर देना। साथ में ही अगर मान लो आप डिटेल के साथ में स्टडी करना चाहते हो कि भाई आपको डिटेल कोर्स के साथ अगर स्टडी करना है, तो हमारे वाइटल नर्सिंग एकेडमी का एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है जिसके अंदर आपको वाइटल नर्सिंग एकेडमी की प्लेटफॉर्म प्ले स्टोर से जो है एप्लीकेशंस को डाउनलोड करना है। और उसके बाद उसके अंदर आप रजिस्ट्रेशन करके फिर लॉगिन करके उसमें जो कोर्सेज है उनमें से किसी भी एक कोर्स को परचेज करके आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हो। अगर आपको ये जो सॉल्यूशन अगर अच्छा लगे तो आप जो है हमारे डिटेल कोर्स को भी आप जो है परचेज कर सकते हो। तो अब जो है आज अपन प्रीवियस एग्जाम के कुछ पेपर को जो है उनका सॉल्यूशन जो है अपन सॉल्यूशन करते हैं, उनकी तरफ बढ़ते हैं। तो आज का जो अपना पेपर रहेगा उसका सॉल्यूशन जो है इस प्रकार से है। तो अपन जो है सबसे पहले चलते हैं अपने पेपर के सॉल्यूशन की तरफ, ओके। और अपना जो आज का पेपर है वो इस टाइप से है, क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ, देखो। और उसके साथ ही जो है अपन इनका सॉल्यूशन जो है वो कंटिन्यूस निकालते जाएंगे, ठीक है। तो जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि फर्स्ट जो क्वेश्चन है अपने, वो कह रहा है कि ह्यूमन बॉडी डेवलप फ्रॉम द सेल इज, ह्यूमन बॉडी जो है कौन सी सेल से जो है डेवलप होती है, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन ए के अंदर दिया ओवम,
स्पर्म, जाइगोट और प्राइमरी oocyte, कौन सी बॉडी से जो है, इनमें से किस में से जो है ह्यूमन बॉडी जो है डेवलप होती है? तो हमेशा ध्यान रखना, ओवम और स्पर्म, ओवम प्लस स्पर्म दोनों मिलते हैं और मिलकर बनाते हैं जाइगोट, और इस जाइगोट से ही जो है एक ह्यूमन बॉडी का डेवलपमेंट होता है, ठीक है ना। क्योंकि ओवम अकेला जो है ह्यूमन बॉडी को डेवलप नहीं कर सकता, जब तक इस स्पर्म इसके कांटेक्ट में नहीं आएगा तब तक जो है नहीं होगा। तो दोनों ही जरूरी है, स्पर्म और ओवम दोनों मिलेंगे और मिलकर जब जो जाइगोट बनाएंगे, है ना, जब फर्टिलाइजेशन होगा, यानी जिसमें ओवम और स्पर्म दोनों कांटेक्ट में आएंगे, फर्टिलाइजेशन हो, फर्टिलाइजेशन के बाद जो प्रोडक्ट बनता है जिसको बोलते हैं जाइगोट, जो कैसी होती है, सिंगल सेल है। कैसी है? सिंगल सेल, ठीक है ना। और यही जो है ह्यूमन बॉडी का डेवलपमेंट करवाती है। तो इसके अंदर जो ऑप्शन आपका जाएगा वो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज द जाइगोट। ओके, जाइगोट एक ऐसी सेल्स है जो क्या करती हैं, ह्यूमन बॉडी का डेवलपमेंट करवाती है, ठीक है ना। इसका डिस्क्रिप्शन भी अपने ऑब्स एंड गायनी की जो क्लासेस है यूट्यूब चैनल के ऊपर भी एक क्लास जो है मैंने इसकी डाली हुई है हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर, ऑब्स एंड गायनी के एक गोल्डन पॉइंट करके नाम से जो है वीएमसी एग्जाम के लिए और आईकेडीआर के लिए जो है वो मैंने रखा है, तो उसको भी आप देख सकते हो, जिसके अंदर मैंने एक क्लास जो है एज द डेमो क्लास जो है आप लोगों के लिए रखी है, तो उसमें भी आप जाकर देख सकते हो। अगर अच्छी लगती है तो उसको आप जो है अपने हमारी जो वाइटल नर्सिंग अकेडमी का जो एप्लीकेशन है वहाँ पर जाकर आप परचेज करके उसके अगली क्लासेज भी जो है आप देख सकते हो। तो इसका पूरा डिस्क्रिप्शन जो है मैंने उसमें बताया हुआ है। तो हमेशा ध्यान रखना कि ह्यूमन बॉडी किससे डेवलप होती है, तो जाइगोट से, क्योंकि ओवम और स्पर्म दोनों मिलकर ही क्या करेंगे, जाइगोट का डेवलपमेंट करेंगे, जाइगोट बनेगा और जाइगोट बनने के बाद जो है ह्यूमन सेल्स का जो है डेवलपमेंट होता है। ओके, प्राइमरी oocyte जो है ये क्या होता है, प्राइमरी oocyte फिर सेकेंडरी oocyte में चेंज होता है, और जैसे ओम रिलीज होता है तो जो प्राइमरी oocyte है वो सेकेंडरी oocyte में, और सेकेंडरी oocyte जो है मेच्योर ग्राफिन फॉलिकल के अंदर चेंज होते हैं, फिर जो मेच्योर ग्राफिन फॉलिकल रप्चर होता है और वहां से जो है ओवम रिलीज होता है, ठीक है ना। तो ये भी क्या है, ओवम रिलीज के लिए जरूरी है, तो ये भी इसका आंसर नहीं जाएगा, इसलिए इसका आंसर सही जाएगा जाइगोट। क्या जाएगा? जाइगोट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 27 नंबर क्वेश्चन। देखो, अकॉर्डिंग टू बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, ह्यूमन ऑर्गन डिस्कार्डेड इन विच कलर बैग? ठीक है, यहाँ पर बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में क्वेश्चन पूछा है कि बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग जो ह्यूमन ऑर्गन है, ठीक है ना, ह्यूमन ऑर्गन को कौन से कलर के बैग में जो है अपन डिस्कार्ड करते हैं? तो यहाँ देखो ऑप्शन दे रखा है ब्लू, ऑप्शन बी इज ब्लैक, ऑप्शन सी इज रेड एंड ऑप्शन डी इज येलो। तो ब्लू के अंदर हमेशा ध्यान रखना, ब्लू के अंदर अपन क्या है, जो ग्लास मटेरियल है, ठीक है ना, ऐसे मटेरियल जैसे मान लो कह सकते हैं वायल है, एम्प्यूल है, ठीक है ना, ये सारे अपन किसमें जाते हैं, ब्लू के अंदर जाते हैं। ब्लैक के अंदर जो सादा कचरा होता है, ठीक है ना, जो नॉर्मल वेस्ट होता है, ठीक है ना, जैसे प्लास्टिक वगैरह है या ब्रेपर्स वगैरह जो होते हैं, ठीक है ना, जो कवर वगैरह ब्रेपर्स वगैरह होते हैं वो हमेशा किसमें जाते हैं, ब्लैक में। ओके, रेड के अंदर, ठीक है, तो रेड कलर के अंदर जैसे ग्लव्स वगैरह हो गए, या फिर आपके प्लास्टिक जो मटेरियल है, कहने का मतलब प्लास्टिक वाले, जैसे कि RLNS वगैरह जो भी बोतल होती हैं वो है, ठीक है, आईवी ट्यूबिंग वगैरह जो होती है, आईवी ट्यूबिंग वगैरह जो होती है, ये सारे जो है किसमें जाते हैं, रेड में, ठीक है ना। तो जो प्लास्टिक मटेरियल है जैसे आईवी ट्यूबिंग हुआ, ठीक है, या फिर कैन्यूला हुआ, ठीक है, या फिर कह सकते हैं कैथेटर वगैरह जो होते हैं, ये सारे जो है किसमें जाएंगे, रेड के अंदर जाएंगे। जबकि जो ह्यूमन बॉडी यानी ब्लड, ब्लड वाले कंटामिनेटेड जो कंटामिनेटेड जो वेस्ट है, ब्लड कंटामिनेटेड वेस्ट है, ठीक है ना, और ह्यूमन बॉडी पार्ट्स है, ठीक है ना, ह्यूमन बॉडी पार्ट्स, ओके, जो कटा फटा पार्ट होगा ह्यूमन बॉडी पार्ट्स, वो सब जाके किसमें, इस येलो कलर के अंदर जाएंगे। तो हमेशा ध्यान रखना, ब्लड कंटामिनेटेड और साथ में जो ह्यूमन बॉडी के जो पार्ट है वो हमेशा कौन से बैग में जाते हैं, येलो कलर के बैग में जाते हैं। किसमें जाते हैं, येलो में। तो ये ध्यान रखना, इसका ऑप्शन जो आएगा वो ऑप्शन आएगा आपका डी, येलो कलर बैग के अंदर जो है ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट को जो है येलो कलर के अंदर जो है अपन डिस्कार्ड करते हैं अकॉर्डिंग टू बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग। ओके, और ब्लू के अंदर मैंने आपको बता ही दिया, जैसे वायल है, एम्प्यूल वगैरह जो है ना, जो ग्लास मटेरियल है ना, कांच के जो मटेरियल होते हैं, ग्लास मटेरियल होते हैं, उनको जो है अपन इसमें ब्लू के अंदर डिस्कार्ड करते हैं। ब्लैक जो है वो जनरल वेस्ट के लिए, ठीक है ना, जो सादा कचरा होता है उसके लिए, और रेड जो है वो आपके आईवी ट्यूबिंग, कैनुला, कैथेटर, ओके, इन सब के लिए, रबर मटेरियल जो होता है उन सब के लिए जो है रेड कलर में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। तो इसमें लिखा है ऑल आर लाइव वैक्सीन एक्सेप्ट, सभी लाइव वैक्सीन है, और पूछा क्या, एक्सेप्ट, एक को छोड़कर बाकी सारी की सारी क्या है, लाइव वैक्सीन है। एक कौन सी वैक्सीन है जो लाइव नहीं है? तो यहाँ से देखो BCG कैसी है, लाइव वैक्सीन है। मीजल्स भी क्या है, लाइव वैक्सीन है। TT क्या है, टिटनेस टॉक्सोइड, ये लाइव वैक्सीन नहीं है।
ऑप्शन सही में राइट आंसर क्या जाएगा? सी। ओके, तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें राइट आंसर जो है वो कौन सा जाएगा, इनमें से कौन सी लाइव वैक्सीन नहीं है? तो टीटी लाइव वैक्सीन नहीं है, टेटनस टॉक्साइड जो है वो लाइव वैक्सीन नहीं है, और ओपीवी, ओके, और ओपीवी लाइव और किल्ड दोनों आती है, और ओपीवी जो है लाइव में आएगी। तो ओपीवी, मीजल्स और बीसीजी ये तीनों क्या है? लाइव वैक्सीन है, जबकि आपके जो टीटी है वो क्या है? टेटनस टॉक्साइड जो है लाइव वैक्सीन नहीं है, किल्ड वैक्सीन के अंदर आती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो जाएगा वो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके, लाइव वैक्सीन कौन सी नहीं है? ठीक है, एक्सेप्ट पूछा है कि बाकी सब लाइव वैक्सीन है, एक को छोड़ गए, और वो कौन सी है? टेटनस टॉक्साइड जो है वो लाइव वैक्सीन नहीं है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपना, मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी इज कॉल्ड। ठीक है, मास्लो हायरार्की ने जो थ्योरी दी थी उस थ्योरी को क्या कहा जाता है? ठीक है, मास्लो हायरार्की ने जो थ्योरी दी थी उस थ्योरी को क्या कहा जाता है? तो इस थियोरी को जो है मास्लो हायरार्की के द्वारा जो थ्योरी दी थी वो थ्योरी थी मोटिवेशन के ऊपर। किसके ऊपर थ्योरी थी? मोटिवेशन के ऊपर, जिसके अंदर उसने अलग अलग स्टेज बताई थी। इसका भी डिस्क्रिप्शन वीडियो जो है वो हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर मास्लो हायरार्की का जो है मिला हुआ है। मास्लो हायरार्की ने थ्योरी ऑफ मोटिवेशन दिया था। क्या दिया था? थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, जिसने थ्योरी ऑफ मोटिवेशन दिया था, जिसको उसने 5 स्टेप के अकॉर्डिंग बताया। ठीक है ना, फिजियोलॉजिकल नीड्स क्या रहती है वो सारी जो है मास्लो हायरार्की नीड्स के अकॉर्डिंग आया था। ठीक है ना, सबसे कम सबसे ज़्यादा ज़रूरत, ठीक है ना, जैसे फिजियोलॉजिकल नीड्स वगैरह जो है उनकी ज़रूरत होती है, और सबसे कम किन की रहती है, इसके अकॉर्डिंग जो है उसने एक इस प्रकार से जो है ट्राइंगुलर, इस पे ट्राइंगुलर शेप के अंदर जो है अपन पढ़ते हैं फिजियोलॉजिकल नीड्स। तो ये सारी जो चीज़ें थी वो किसने बताई थी? मास्लो हायरार्की ने। और वो थ्योरी कौन सी थी? थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। ठीक है, थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी, ठीक है ना, ये किसने दी थी? थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी ये सिगमंड फ्रॉड ने दी थी। किसने दी थी? सिगमंड फ्रॉड ने दी थी, जिसमें अपन देखें सिगमंड फ्रॉड ने क्या कहा था? ईद, ईगो एंड सुपर ईगो, ईद, ईगो एंड सुपर ईगो, ये चीज़ें बताई थी। तो ये थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी के अंदर आता है। और सेल्फ डिफेंस, ओके, ये भी सिगमंड फ्रॉड ने ही दिया था। सेल्फ डिफेंस के बारे में किसने बताया था? सिगमंड फ्रॉड। सिगमंड फ्रॉड ने जो है इसके बारे में ही बताया। सिगमंड फ्रॉड ने जो ये थ्योरी दी थी, जबकि मास्लो हायरार्की ने जो थ्योरी दी थी उसका नाम था थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। उसका नाम क्या है? थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। नेक्स्ट जो है, देखो अगला जो क्वेश्चन है दैट इज ट्रेट। क्या नाम दिया? ट्रेट। ट्रेट है क्या? ट्रेड जो है एक सोशल ट्रेंड्स ऑफ द पास्ट है, या फिर हम कह सकते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट्स ऑफ कल्चर, कल्चर की सबसे छोटी यूनिट है, या कह सकते हैं सोशल ट्रेंड्स एट प्रेजेंट, प्रेजेंट टाइम के अंदर जो सोशल ट्रेंड्स चलते हैं उनको ट्रेड्स कहा जाता है, या फिर कह सकते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी की सबसे छोटी यूनिट है उसको अपन ट्रेड्स बोलते हैं। तो राइट आंसर जो इसका है वो है आपके द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी की सबसे जो छोटी यूनिट होती है, ओके, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ पर्सनैलिटी दैट इज नॉन एज ट्रेड्स, उसको अपन क्या बोलते हैं? ट्रेड्स बोलते हैं। ठीक है, दैट इज नॉन एज ट्रेस्ट, उसको बोलते हैं ट्रेड। ठीक है, तो ट्रेड क्या है? तो ट्रेड है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द पर्सनैलिटी। ओके, एक तो ये हो गया। दूसरा बात करें हम, ओके, नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट जो अपना पेज है, अगले क्वेश्चंस की तरफ देखते हैं। तो अगले जो अपने क्वेश्चंस है उनको देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चंस क्या है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है? द प्रिस्क्रिप्शन इज फॉर 2 tablespoon ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, हाउ मेनी ml विल यू गिव? अगर मान लो किसी डॉक्टर ने आपको बोला कि आपको जो है 2 tablespoon ऑफ मिल्क देना, कितना? 2 tablespoon। ठीक है, एक होता है टी स्पून, एक होता है टेबल स्पून। ठीक है ना, टेबल स्पून, अगर टेबल स्पून का बोले तो 1 टेबल स्पून बराबर, ओके, 1 टेबल स्पून जो है कितना होता है? 1 टेबल स्पून इक्वल टू 15 ml, कितना होता है? 15 ml के बराबर। ठीक है, तो यहाँ कितना पूछा है? 2 टेबल स्पून, तो 2 टेबल स्पून दे रहा है, तो कितना ml जो है वो प्रोवाइड कर रहा है? तो दैट इज राइट आंसर इज 30 ml। कितना? 30 ml के आसपास। ओके, और इसको अपन 1 आउंस भी बोलते हैं। कितना बोलते हैं? 1 आउंस। 1 आउंस इक्वल टू 30 ml। एक 1 आउंस इक्वल टू क्या होता है? 30 ml। ठीक है, और ग्राम में पूछे तो 1 आउंस कितने ग्राम के बराबर होगा? तो ग्राम में पूछे तो आपको 28.5 ग्राम के आसपास। कितना होता है? 28.5 ग्राम के आसपास। आउंस को अपन ओज में भी डिनोट करते हैं, ओ जेड, ओज। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो 31 है उसमें पूछा है कि 2 टेबल स्पून जो है वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया प्रिस्क्रिप्शन के अंदर लिखा है, तो नर्स या आप लोग जो है वो कितने ml जो है
उसको प्रोवाइड करोगे तो लगभग 1 टेबल स्पून बराबर होता है 15 ml। 2 टेबल स्पून पूछा है तो 30 ml हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 30 ml। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 31 क्वेश्चन को देखते हैं। द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप बाय द हार्ट ड्यूरिंग 1 मिनट इज कॉल्ड। यानी हार्ट के द्वारा 1 मिनट के अंदर जो ब्लड पंप किया जाता है, ठीक है ना, हार्ट जब पंपिंग करता है और जो ब्लड जो है बाहर की तरफ हार्ट से जो है सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर जो सर्कुलेट होता है, ठीक है ना, तो 1 मिनट के अंदर हार्ट के द्वारा जो ब्लड जो है सर्कुलेट किया जाता है या पंप किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? तो दैट इज नॉन एज कार्डियक आउटपुट। उसको अपन क्या बोलेंगे? कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट होता क्या है? तो कार्डियक आउटपुट का फॉर्मूला ये है कि आपके स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। ओके, स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट इज नॉन एज कार्डियक आउटपुट। तो लगभग कितना? तो स्ट्रोक वॉल्यूम कितनी होती है? तो स्ट्रोक वॉल्यूम लगभग 70 ml होती है। और हार्ट रेट कितनी माने? लगभग आपके 72 के आसपास हार्ट रेट, यानी 5 लीटर जो ब्लड है वो लगभग कितना? 5 लीटर के आसपास ब्लड जो है वो एक कार्डियक आउटपुट के थ्रू जो है बॉडी में सर्कुलेट किया जाता है। तो हमेशा ध्यान रखना कि 1 मिनट के अंदर हार्ट के द्वारा जो ब्लड पंप किया जाता है उसको क्या कहते हैं? तो ब्लड प्रेशर इज डिफरेंट थिंग। ब्लड प्रेशर क्या होगा? ब्लड प्रेशर जो है आर्टरी के द्वारा, ठीक है ना, या आर्टरी या जो ब्लड वेसल्स है वो जो फोर्स एग्जर्टेड करती है, ठीक है ना, दैट इज द ब्लड प्रेशर, जिसमें अपन सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर देखते हैं। ठीक है, और कार्डिक लोड इज डिफरेंट है एंड आयोटिक आउटपुट इज डिफरेंट है। आयोटिक आउटपुट मतलब आयोटा से ब्लड का बाहर की तरफ निकलना, जबकि कार्डिक आउटपुट ऐसी कंडीशन है जैसे ही हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा और जो ब्लड जो है आपके लेफ्ट वेंट्रिकल से जो पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होता है और उसके अंदर पूरा जो बॉडी के अंदर 1 मिनट के अंदर जो टोटल ब्लड सर्कुलेशन जो कार्डिक आउटपुट करता है वो लगभग कितना? 5 लीटर के आसपास करता है। उसी को अपन क्या बोलते हैं? कार्डिक आउटपुट। कार्डिक आउटपुट का फॉर्मूला क्या है? स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट इज नॉन एज कार्डिक आउटपुट। ठीक है, तो इसके अंदर आंसर क्या जाएगा? सी, दैट इज कार्डिक आउटपुट। नेक्स्ट पूछा है कि वोल्टेज ऑफ ईसीटी। ओके, ईसीटी साइकोथेरेपी के अंदर अपन यूज करते हैं, साइकेट्री के अंदर ईसीटी। ओके, तो ईसीटी के अंदर जो है वोल्टेज कितना रहता है? तो ईसीटी का वोल्टेज जो होता है वो 70 to 120 वोल्ट होता है। 70 से 120 वोल्ट कितना रहता है? 70 to 120 वोल्ट जो है ईसीजी का क्या रहता है? वोल्ट रहता है। इसकी भी क्लास जो है आपको यूट्यूब के ऊपर जो है साइकेट्रिक नर्सिंग के अंदर जो है क्लास रखी हुई है, वहां पर आप देख सकते हो। नेक्स्ट बात करें अगले क्वेश्चन की तरफ, तो अगला जो अपना क्वेश्चन है वो क्या है? टोडलर हैव टेंडेंसी टू से नो टू एवरीथिंग, एवरीथिंग दिस फीचर इज नॉन एज। ठीक है ना, एक टोडलर है, टोडलर किसको बोलेंगे? ओके, टोडलर कौन सी एज के बच्चों को टोडलर बोलते हैं? है ना, देखो एक इन्फेंट होता है, फिर इन्फेंट के बाद आता है टोडलर, टोडलर के बाद आता है प्री स्कूल और प्री स्कूल के बाद आता है स्कूल, स्कूल एज चिल्ड्रन, है ना। तो इन्फेंट हम कहते हैं बर्थ से लेकर 0 से 1 ईयर तक वाले जो बच्चे होते हैं उनको तो अपन क्या बोलते हैं? इन्फेंट। क्या बोलते हैं? इन्फेंट। ठीक है, टोडलर कम वही 1 से लेकर 3 ईयर वाले जो बच्चे हैं उनको बोलते हैं टोडलर। क्या बोलते हैं अपन? टोडलर। और 3 से लेकर 5 साल वाले जो बच्चे होते हैं दैट इज प्री स्कूलर, उनको अपन क्या बोलते हैं? प्री स्कूलर। ठीक है, और 5 साल के बाद से लेकर दैट इज स्कूलर, ठीक है, उनको अपन क्या बोलते हैं? स्कूलर। तो इस प्रकार से जो है एज डिवाइडेशन क्या क्या है, तो ये पूछा है कि टोडलर हैव टेंडेंसी टू से नो टू एवरीथिंग। हर एक को जो है उसकी एक ऐसी टेंडेंसी है जो हर किसी को नो ही बोलता है, मना ही बोलता है। ठीक है, इस फीचर्स को आप क्या कहोगे कि वो उसकी एक इमिटेशंस है या उसका राइटलिज्म है या उसकी ऑटोनॉमी है या फिर नेगेटिविज्म है? दिस इज नॉन एज नेगेटिविटिज्म। ये क्या है? एक नेगेटिविटीज में। ठीक है, अगर कोई बच्चा, कोई टोडलर जो है उसकी ऐसी टेंडेंसी बन जाए कि वो हर एक बात के लिए नो ही बोले, कुछ भी आप बोलोगे नो। ओके, तो दिस फीचर को अपन बोलेंगे नेगेटिविटीज्म। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, दैट इज नॉन एज नेगेटिविटीज्म। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 35 क्वेश्चन, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एक्लेम्सिया। ओके, एक्लेम्सिया जो है प्रेगनेंसी के टाइम में, ठीक है, प्रेगनेंसी के टाइम में जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो 2 टाइप की कंडीशन होती है जिसको अपन बोलते हैं प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन, पीआईएच की कंडीशन होती है। उसमें होता है, एक होता है प्री एक्लेम्सिया और एक होता है एक्लेम्सिया। 2 कंडीशन होती है, एक होता है प्री एक्लेम्सिया और दूसरा होता है एक्लेम्सिया। ठीक है, एक्लेम्सिया। और ये एक्लेम्सिया जो है इसके अंदर सीजर वगैरह आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एक्लेम्सिया, एक्लेम्सिया के लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? ऑक्सीटोसिन जो यूट्रस में कॉन्ट्रेक्शन करवाता है, बीटामेथाजोन, ठीक है, ये लंग्स मैच्योरिटी के लिए यूज होते हैं, डाइजेपाम, ठीक है, सीजर एक्टिविटी के लिए। जबकि एक्लेम्सिया के लिए अपन क्या करते हैं? मैग्नीशियम सल्फेट। कौन सी मेडिकेशन देते हैं? मैग्नीशियम सल्फेट। ओके, मैग्नीशियम सल्फेट इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एक्लेम्सिया। एक्लेम्सिया के लिए कौन सी ड्रग्स दोगे? एक्लेम्सिया के लिए मैग्नीशियम सल्फेट दे। कई बार क्वेश्चन आया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
तो हमेशा ध्यान रखना, ये पीआईएच की कंडीशन है, प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन है, जिसमें एक्लेम्शिया और प्री एक्लेम्शिया दो टाइप की कंडीशन होती है। ओबीजी के अंदर इसका भी डिस्क्रिप्शन से आपको बताया हुआ है, ठीक है। तो ये क्या है, तो इसको अगर डिस्क्रिप्शन के साथ देखना तो ओबीजी की क्लास में आप जाकर वहाँ हमारे जो चैनल है वाइटल नर्सिंग एकेडमी का, उस चैनल के ऊपर जाकर परचेज करके आप जो डिस्क्रिप्शन के साथ इसकी स्टडी देख सकते हो। हालांकि अभी यहाँ पर अपन जो है क्वेश्चन सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो है आपको शॉर्ट शॉर्ट में ही दिखाया जाएगा, पूरा डिस्क्रिप्शन हम नहीं बता सकते कि एक्लेम्शिया क्या होता है। तो मैंने आपको बता दिया कि ये प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम होती है, जिसमें एक्लेम्शिया और प्री एक्लेम्शिया दो टाइप की कंडीशन होती है। यहाँ पूछा है एक्लेम्शिया का, तो एक्लेम्शिया में ड्रग ऑफ चॉइस क्या देते हैं, तो एक्लेम्शिया में ड्रग ऑफ चॉइस जो है वो मैग्नीशियम सल्फेट जो है प्रोवाइड की जाती है। ऑक्सीटोसिन यूट्राइन में कॉन्ट्रेक्शन करवाता है, बीटा मेथाडोन लंग्स मैच्योरिटी करवाता है, ठीक है ना। तो ये सारी प्रॉब्लम है, ठीक है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन अपना अगला जो क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है ये पूछा है कि हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज सिचुएटेड इन, डब्ल्यूएचओ का जो है हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है। तो ये भी क्वेश्चन अभी पिछली बार क्लास जब अपन ले रहे थे पहले भी आया हुआ है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है आपके जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। कहाँ पर है, जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर, ठीक है। तो आपसे पूछे वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है, तो 7 अप्रैल को। कब मनाया जाता है, 7 अप्रैल 1948 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। 1948 में इसकी स्थापना हुई थी, 7 अप्रैल 1948 को। और इसका वर्ल्ड हेल्थ डे जो है अपन मनाते हैं, इसलिए हम क्या मनाते हैं, 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं। ये भी क्वेश्चन अभी आया था आईकेडीआरसी के अंदर। और इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर है, वो आपके जेनेवा स्विट्जरलैंड सिटी के अंदर, ठीक है। स्विट्जरलैंड कंट्री में जो जेनेवा सिटी है वहां पर जेनेवा सिटी के अंदर जो है इसका जो हेड क्वार्टर जो है प्रेजेंट है डब्ल्यूएचओ का, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे नंबर ऑफ बर्थ डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन इंक्लूड मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन, ओके, इनटू 1000 इज नॉन एज, इसको अपन क्या बोलेंगे, ठीक है ना, यानी कि नंबर ऑफ बर्थ, ओके, टोटल पॉपुलेशन का, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर ये जो है वो क्या कहलाएगा कि नंबर ऑफ लाइव बर्थ, नंबर ऑफ लाइव बर्थ, ठीक है, कब हो रही, एनुअली, ठीक है। एक साल के अंदर एस्टिमेटेड ईयर के अंदर जो नंबर ऑफ बर्थ हो रहे हैं इनटू 1000 क्या कहलाएगी, दैट इज नॉन एज क्रूड बर्थ रेट। उसको अपन क्या बोलते हैं, क्रूड बर्थ रेट। एक होती है जनरल फर्टिलिटी रेट, जीएफआर, जनरल फर्टिलिटी रेट, यानी रिप्रोडक्टिव एज के अंदर फीमेल जो रिप्रोडक्टिव यानी 15 से लेकर 49 साल के ईयर के अंदर जो एवरेज एज के अंदर जो फीमेल जो है 1 ईयर के अंदर एनुअली जो है कितने लाइव बर्थ जो है वो कितने जो है लाइव बर्थ जो है रहते हैं उसको बोलते हैं फर्टिलिटी। कितनी फीमेल जो है वो जो है लाइव बर्थ प्रोसेस को जो है कंप्लीट करती है इस रिप्रोडक्टिव एज के अंदर, किसमें, रिप्रोडक्टिव एज के अंदर, उसको बोलते हैं जनरल फर्टिलिटी रेट, ठीक है। तो ये जो है ये नंबर ऑफ बर्थ डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन जिसमें मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन सबको इंक्लूड किया गया है इनटू 1000 इज नॉन एज, उसको अपन क्या बोलेंगे, तो हम कह सकते हैं नंबर ऑफ लाइव बर्थ अपॉन, ओके, या एनुअली जो टोटल जो नंबर है, टोटल एनुअली नंबर इन द ईयर इनटू 1000 इज नॉन एज क्रूड बर्थ रेट। उसको अपन क्या बोलते हैं, क्रूड, यानी एक साल के अंदर कितने बच्चे जो है वो जन्म ले रहे हैं इतनी पॉपुलेशन के ऊपर, दैट इज नॉन एज क्रूड बर्थ रेट। इनको अपन क्या बोलेंगे, क्रूड बर्थ रेट, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं, चलो नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला जो अपना क्वेश्चंस है वो क्या कहला है, देखो अगला क्वेश्चंस की तरफ बढ़े, तो अगला जो अपना क्वेश्चंस है वो है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है, वो क्या कह रहा है, द फॉल ऑफ टेम्परेचर स्टेप बाय स्टेप इन अ जिगजैग मैनर इज टर्म एज, ओके, टेम्परेचर जो है वो एक जिगजैग मैनर के रूप में, ठीक है ना, कभी जिगजैग का मतलब अभी जैसे टेम्परेचर बढ़ा फिर वापस कम हो गया, फिर बढ़ा फिर वापस कम हो गया, फिर बढ़ा फिर वापस, जिगजैग मैनर के अंदर जो है टेम्परेचर अगर मान लो उतार चढ़ाव टेम्परेचर हो रहा है ना, फॉल्स ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर है वो जिगजैग मैनर के अंदर फॉल हो रहा है, उसको क्या कहेंगे, वो किस टाइप का फीवर है, तो वो होता है लाइसिस। उसको अपन क्या बोलते हैं, लाइसिस फीवर, ओके। लाइसिस के अंदर हमेशा कैसा होता है, जिगजैग मैनर के अंदर जो है टेम्परेचर जो है वो अप डाउन होता है, ठीक है, जबकि क्राइसिस में ऐसा नहीं होता है। क्राइसिस में जो टेम्परेचर है वो ग्रेजुअली रहता है कि एक बार जैसे बढ़ा फिर वापस कम हुआ, तो वो क्राइसिस इस प्रकार से नहीं, वो ग्रेजुअली जो है। लाइसिस के अंदर जो है वो जिगजैग मैनर के अंदर जो टेम्परेचर कम हुआ,
हीमियोस्टेसिस यानी बॉडी को जो स्टेबल रहने की कैपेसिटी होती है उसको बोलते हैं हीमियोस्टेसिस। और बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर रेगुलेट करने की जो कैपेसिटी होती है उसको बोलते हैं टेम्परेचर रेगुलेट करना, दैट इज थर्मोस्टेसिस। ओके। और हीमियोस्टेसिस के अंदर बॉडी के खुद का जो है बॉडी के जो पूरा सिस्टम है उसको जो है रेगुलेट करने का जो काम होता है, जैसे ब्लड प्रेशर, पल्स वगैरह सबको, दैट इज हीमियोस्टेसिस। ओके। तो क्राइसिस लाइसिस इज द राइट आंसर। जब भी बॉडी का टेम्परेचर है वो जिगजैग मैनर के रूप में अगर डाउन हो, दैट इज नॉन एज लाइसिस, उसको अपन क्या बोलते हैं, लाइसिस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 39 नंबर जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नर्स रोल इन द हेल्थ प्रमोशन। हेल्थ प्रमोशन, इनमें से ये जो चार ऑप्शन दिए इनमें से कौन सा नर्स का रोल है जो हेल्थ प्रमोशन के लिए है, कि भाई हेल्थ रिस्क अप्रेजल को बताना, टीच क्लाइंट टू बी इफेक्टिव हेल्थ कंज्यूमर, वर्क साइट वेलनेस के लिए बारे में बताया, इनमें से कोई भी नहीं। तो जो हेल्थ प्रमोशन के लिए यहाँ से नर्स का जो रोल है वो क्या है कि हमेशा जो हेल्थ कंज्यूमर जो होता है, जो हेल्थ प्राप्त करने वाला आता है, उसको हमेशा टीचिंग प्रोवाइड करना, उसको हमेशा जो है इफेक्टिव हेल्थ केयर सर्विसेज के बारे में बताना या टीच करवाना। तो यही बोला, टीच क्लाइंट टू बी इफेक्टिव हेल्थ कंज्यूमर। जो इफेक्टिव हेल्थ सर्विसेज है उनके बारे में पर्सन्स को जो है वो टीच करना, दैट इज द रोल ऑफ नर्स इन द हेल्थ प्रमोशन। हेल्थ को प्रमोट करने के लिए नर्स का रोल क्या होगा कि किसी भी पर्सन की हेल्थ जो प्रमोट रहे उसके लिए हमेशा नर्स ये करेगी कि इफेक्टिव हेल्थ कंज्यूमर कौन कौन से हैं उनके बारे में जो है क्लाइंट को टीच करवाना, दैट इज द रोल ऑफ नर्स। ओके। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इन न्यूबॉर्न हियरिंग असेसमेंट टेस्ट इज डन। ओके। किसके द्वारा जो है बच्चे के अंदर न्यूबॉर्न, न्यूबॉर्न है जो अभी अभी बर्थ हुआ है, उसका अगर मान लो आपको हियरिंग असेसमेंट करना है तो कौन से टेस्ट से करोगे। तो उसके लिए हियरिंग जो असेसमेंट बच्चों के अंदर या न्यूबॉर्न के अंदर जो करते हैं, है ना, क्योंकि ट्यूनिक फोक टेस्ट जो है वो किसमें, ये भी हियरिंग के लिए होता है पर ये बच्चों में नहीं कर सकते, ठीक है ना, क्योंकि इसमें जो है बच्चा नहीं कह सकता कि भाई अभी मेरे को जो है साउंड अब सुनाई दे रहा है या नहीं दे रहा है, साउंड सुनाई देना कब बंद हुआ है। तो ट्यूनिक फोक के अंदर अपन ट्यूनिक फोक लेते हैं, ठीक है, फिर वो क्या करते हैं उसके साउंड को जो है पर्सन कहाँ तक सुन रहा है, ठीक है, अपन क्या करते हैं ट्यूनिक फोक वाइब्रेट करते हैं, वाइब्रेट करने के बाद जो है फॉरहेड वगैरह यहाँ पर लगाते हैं, और पीछे जो है ये ईयर स्टाइक जो है यहाँ पर भी जो है टेस्ट किया जाता है। तो इसमें ये पता लगता है कि भाई हियरिंग साउंड जो है वो कौन से ईयर की तरफ जो है ज़्यादा आ रहा है या कौन से ईयर की तरफ कम आ रहा है। तो ये बच्चा आपको नहीं बताएगा राइट ईयर में ज़्यादा आ रहा है या लेफ्ट ईयर में ज़्यादा आ रहा है, तो ये बच्चा नहीं बताएगा, इसलिए ये टेस्ट भी इसमें नहीं करते हैं। ऑडियोमीटर भी बच्चा सुनकर आपको नहीं बता पाएगा, तो ये भी टेस्ट इसमें नहीं करते हैं, ठीक है। बॉन कंडक्शन टेस्ट भी जो है बच्चों में नहीं कर सकते हैं। बॉन कंडक्शन टेस्ट में भी क्या होता है, बॉन कंडक्शन टेस्ट भी ऐसे ट्यूनिक फोक से ही किया जाता है। बॉन कंडक्शन टेस्ट भी बच्चों में अपन नहीं करते हैं। बच्चों में कौन सा टेस्ट करते हैं, बेरा यानी ब्रेन स्टेम इवोक्ड रिस्पॉन्स ऑडियोमेट्री टेस्ट करते हैं न्यूबॉर्न के अंदर। अगर आपको हियरिंग असेसमेंट करवाना है तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बेरा, जिसको बेरा बोलते हैं, और बेरा की फुल फॉर्म क्या है, ब्रेन स्टेम इवोक्ड रिस्पॉन्स ऑडियोमेट्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 41 नंबर क्वेश्चन। तो 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन हेल्प इन द वुंड हीलिंग। ओके, इनमें से कौन सा विटामिन जो है वो आपको वुंड हीलिंग में हेल्प करता है, ठीक है। कोई भी वुंड हो रखा है और उस वुंड की हीलिंग के लिए कौन सा विटामिन बेस्ट है, तो विटामिन ए जो है, जिसको दूसरा नाम क्या है, रेटिनॉल। विटामिन ए का दूसरा नाम क्या है, रेटिनॉल। तो विटामिन ए की कमी की वजह से जो है वो क्या रहता है, ब्लाइंडनेस वगैरह रहती है, ठीक है। कोज क्या करता है, ब्लाइंडनेस। तो विटामिन ए जो है ब्लाइंडनेस के लिए, विटामिन ए का नाम है रेटिनॉल। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में बहुत सारे अलग अलग टाइप होते हैं, B1, B2, B3, B6, B9, B12, ठीक है ना। तो बी कॉम्प्लेक्स विटामिन हैं उसके जो सबके अलग अलग जो है रोल्स रहते हैं। जबकि विटामिन सी जो है, ओके, जिसको बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड, क्या नाम है इसका, एस्कॉर्बिक एसिड। और एस्कॉर्बिक एसिड जो है वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द वुंड हीलिंग। जब भी कोई घाव वगैरह होता है, ठीक है, जब भी कोई वुंड वगैरह होती है, पेशेंट को एडवाइस किया जाता है कि आप विटामिन सी जो है वो सबसे ज़्यादा लो, ताकि क्या है, वुंड हीलिंग जो है वो जल्दी हो जाती है। तो ये विटामिन विटामिन सी जो है वुंड हीलिंग में हेल्प करता है। जबकि विटामिन डी जो है, विटामिन डी, इसकी डेफिशिएंसी से बच्चों के अंदर जो है क्या होता है, रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया, है ना, ऑस्टोमलेशिया, है ना, अडल्ट के अंदर जो है ऑस्टियोमलेशिया की प्रॉब्लम होती है, विटामिन डी। ओके, विटामिन डी की कमी होगी जिसके कारण बोन में जो है कैल्शियम वगैरह डिपोजिशन प्रॉपर्ली नहीं होगा, जिसके कारण बोन वीक होगी और बच्चों के अंदर रिकेट्स और बड़ों के अंदर ऑस्टियोमलेशिया की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो दैट इज
विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन हेल्प्स इन वुंड हीलिंग, वुंड हीलिंग के अंदर कौन सा विटामिन हेल्प करता है, तो विटामिन सी जो है वुंड हीलिंग में हेल्प करता है। ओके, नेक्स्ट आया स्प्रीट दी कॉप्स रिफर्स टू, ये साइकेट्री का क्वेश्चन है। स्प्रीट दी कॉप्स रिफर्स टू किस कंडीशन को डिनोट करता है, तो ये डिनोट करता है आपके सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस को, इसको डिनोट करता है सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, दैट इज नोन एज स्प्रीट द कॉप्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द टाइप ऑफ इवैल्यूएशन वेयर द स्टूडेंट परफॉर्म इज कंपेयर्ड विद द सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव इज रिफर्ड एज। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अपन जो है कोई इवैल्यूएशन कर रहे हैं, ठीक है, इवैल्यूएशन का वह टाइप जिसके अंदर क्या है, एक स्टूडेंट जो है, ओके, स्टूडेंट की जो परफॉर्मेंस है उसका कंपैरिजन किया जाता है, किसके साथ कर रहे हो, जो आपने ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं, जो ऑब्जेक्टिव आपने सेट की है उसके साथ स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को कंपेयर करना कौन सा इवोल्यूशन कहलाता है। यहाँ क्या पूछा है कि इवोल्यूशन का वह टाइप जिसमें आप क्या देख रहे हो कि स्टूडेंट की जो परफॉर्मेंस है उसका कंपैरिजन जो आपने ऑब्जेक्टिव जो सेट किए हैं, है ना, जो ऑब्जेक्टिव है वो और स्टूडेंट्स की जो परफॉर्मेंस है उन दोनों के बीच में कंपेयर करना, और कंपेयर करके जो आप इवोल्यूशन कर रहे हो उस इवोल्यूशन को क्या कहते हैं, तो दिस इवोल्यूशन इज नॉन एज, इस इवैल्यूएशन को बोलते हैं क्राइटेरिया। एक तो आपने क्राइटेरिया सेट कर रखे हैं, क्या है क्राइटेरिया सेट, यानी कोई ऑब्जेक्टिव सेट कर रखे हैं और फिर उसकी जो है क्या कर रहे हो, उसकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग उसका इवैल्यूएशन करें, तो हम कह सकते हैं कि क्राइटेरिया रिफर्ड इवैल्यूएशन, क्या कह सकते हैं कि ऐसा इवैल्यूएशन जो किसी एक क्राइटेरिया उसको डिसाइड कर रखे हैं और उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आप उस पर्सन का जो है इवैल्यूएशन कर रहे हो, तो दैट इज नॉन एज क्राइटेरियन रिफंड इवैल्यूएशन। ओके, रेफरेंस इवैल्यूएशन, क्राइटेरियन रेफरेंस इवैल्यूएशन इसको कहेंगे, CRE, क्या बोलते हैं इसको, CRE। ओके, क्राइटेरियन रिफंड इवैल्यूएशन, CRE। ओके, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवैल्यूएशन। और ये किस टाइप का, जिसमें आपने कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव जो है आपने वो पहले से सेट कर रखे हैं और स्टूडेंट के परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग ये जो ऑब्जेक्टिव उसको ये फुलफिल कर पा रहा है या नहीं, उसके द्वारा आप जो इवैल्यूएशन कर रहे हो दैट इज नॉन एज क्राइटेरियन रिफंड इवैल्यूएशन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो जो नेक्स्ट अपना क्वेश्चंस है, नेक्स्ट जो क्वेश्चंस है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस अपना क्या कह रहा है, 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स टुवर्ड द बॉडी मिड लाइन इज टर्म एज। यहाँ कह रहे हैं कि मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट की मूवमेंट किस तरफ, बॉडी की खुद की तरफ, टुवर्ड्स द बॉडी मिड लाइन की तरफ अगर हम लोग बॉडी की मूवमेंट होती है उसको क्या कहते हैं, ठीक है ना। तो अबडक्शन का मतलब होता है बॉडी से दूर, अबडक्शन। ओके, अबडक, अबडक का मतलब दूर ले जाना, ठीक है, अबडक का मतलब क्या है, दूर, बॉडी से दूर जा रहा है तो अबडक्शन आएगा। यहाँ क्या है, बॉडी के टुवर्ड्स आ रहा है, ठीक है, टुवर्ड्स द बॉडी, बॉडी की तरफ आ रहा है, जबकि बॉडी से दूर नहीं जा रहा है। बॉडी से दूर होगा तो उसको बोलेंगे अबडक्शन, बॉडी की तरफ आ रहा है, ऐड हो रहा है, एडक्शन। एड से याद करा, एडक्शन, एडक्शन का मतलब जुड़ना, एडक्शन का मतलब जुड़ना, यानी बॉडी की तरफ ऐड हो रहा है, बॉडी की तरफ ऐड हो रहा है, इसलिए इसका नाम क्या हुआ, एडक्शन। तो यही क्वेश्चन पूछा है कि मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स टुवर्ड द बॉडी मिड लाइन, बॉडी मिड लाइन की तरफ कोई भी बॉडी मूवमेंट होती है, बॉडी के पार्ट्स की मूवमेंट होती है, जैसे हैंड है, पहले क्या थे, ठीक है, ये एक्सटेंशन है, क्या है, एक्सटेंशन है, आपने क्या है, एक्सटेंड किया। ओके, और जो सुपाइनेशन एंड प्रोनेशन होता है, एक प्रोनेशन एक होता है सुपाइनेशन। अगर हैंड की ये मूवमेंट जो इस प्रकार से मूवमेंट होगा दैट इज प्रोनेशन, दैट इज अपोजिट साइड करोगे दैट इज सुपाइनेशन। ओके, एंड दिस इज प्रोनेशन। ठीक है, एक्सटेंशन का मतलब ऊपर की तरफ ये एक्सटेंड किया आपने हाथ, ठीक है, और एक्सटेंड करते टाइम हाथ को आप क्या है, दूर लेके जा रहे हो, अबडक्ट करना, दिस इज अबडक्शन। ओके, दिस इज अबडक्शन, दूर ले जाना, और पास में लाएंगे, अबडक्शन ये दूर हो गया, एडिक्शन यानी पास में ले आ रहे हो, एडिक्शन का मतलब क्या, पास में ले आना। तो यहाँ क्या कहा है, टुवर्ड्स द बॉडी लाइन, बॉडी मिड लाइन की तरफ जो बॉडी पार्ट की मूवमेंट हो रही है उसको क्या बोलेंगे, एडिक्शन। एडिक्शन क्या बोलते हैं, एडिक्शन, दिस इज द एडिक्शन। अबडक्शन का मतलब बॉडी से दूर की तरफ जाना, बॉडी की तरफ नहीं, मिड लाइन से दूर की तरफ ले जाना, दैट इज एडिक्शन। एक्सटेंशन में क्या है, हैंड की मूवमेंट जो हैंड जैसे ये फ्लेक्शन हो गया, दिस इज द फ्लेक्शन, एल्बो फ्लेक्शन, एल्बो को एक्सटेंशन किया, दिस इज एक्सटेंशन। ओके, और सुपाइनेशन एंड प्रोनेशन, सुपाइनेशन का मतलब ये, ओके, प्रोनेशन का मतलब ऐसे, ये प्रोनेशन हो गया, दिस इज द सुपाइनेशन। ठीक है,
तो इस प्रकार से जो मूवमेंट रहती है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, एडिक्शन। इसको क्या बोलेंगे, एडिक्शन। बॉडी की तरफ जो मूवमेंट हो रही है एडिक्शन, बॉडी से दूर की तरफ हो रही है तो अबडक्शन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्रोप्रिएट नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर बोगी यूट्रस। देखो ये गायनिक का क्वेश्चन है, बोगी यूट्रस, कल ही मैंने ये पढ़ाया आपको, देखो कल ही वहां चैनल पर पढ़ाया है। बोगी यूट्रस, बोगी यूट्रस का मतलब होता है यूट्रस कैसा है, सॉफ्ट है। डिलीवरी के बाद अगर मान लो यूट्रस सॉफ्ट है, इसके मतलब क्या हुआ, यूट्रस अगर बोगी है, डिलीवरी के बाद यूट्रस अगर सॉफ्ट है, इसका मतलब यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन प्रेजेंट नहीं है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपरली नहीं हो रहे हैं, यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपरली नहीं हो रहे हैं। और जब कॉन्ट्रैक्शन नहीं होंगे तो वहां से ब्लीडिंग होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ठीक है ना। आफ्टर द डिलीवरी अगर मान लो यूट्रस आपने फील किया और यूट्रस आपको बोगी फील हो रहा है, यानी सॉफ्ट फील हो रहा है, इसका मतलब वहां पर यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन प्रेजेंट नहीं है, और कॉन्ट्रैक्शन प्रेजेंट नहीं है तो वहां से ब्लीडिंग होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन जब तक नहीं होंगे तो ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं होगी, और ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं होगी तो ब्लड जो है इजीली क्या हो जाएगा, लॉस होता रहेगा। तो बॉगी यूट्रस के लिए अगर मान लो कि बोगी यूट्रस है, यानी यूट्रस जो सॉफ्ट है, तो आपकी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी कि मदर के लेग को जो है एलिवेटेड करोगे, तो इसमें जो है एलिवेटेड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एलिवेटेड करोगे तो भी क्या है, ब्लीडिंग तो होना ही होना है। दूसरा है एनकरेज टू वॉइड, वॉइड के लिए मदर को बोलोगे भाई यूरिन वगैरह पास आउट करके आओ, तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, उससे कोई यूट्रस जो है वो हार्ड नहीं हो जाएगा, फॉर्म नहीं होगा। ठीक है, पर इसका एक और फॉर्मूला आता है जिसमें हार्ड करने के लिए अपन क्या करते हैं, मसाज करते हैं। जैसे फंडस पार्ट में मसाज करेंगे तो मसाज की वजह से जो यूट्रस जो है वो स्टिमुलेट होगा, वहां पर जो है ऑक्सीटोसिन आना बहुत ज़्यादा, ब्लड के थ्रू जो वो जो मैसेज है ब्लड के थ्रू हाइपोथैलेमस जाएगा, और हाइपोथैलेमस पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या करेगा, ऑक्सीटोसिन ज़्यादा रिलीज करेगा, और फिर वहां से यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन। उसके अलावा बाहर से भी जो है आप ऑक्सीटोसिन प्रोवाइड कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर ये जाएगा कि अगर बोगी यूट्रस है तो आपको क्या करना है, यूट्रस की जो है फंडस पार्ट की जो है मसाज करनी है, जिससे जो है कॉन्ट्रैक्टिविटी, जो यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाए, और जो ब्लड वगैरह लॉस हो रहा है वो क्या हो जाए, कम होना शुरू हो जाए। ठीक है ना, यूट्रस जो सॉफ्ट फील हो रहा था अगर मसाज करेंगे तो यूट्रस कैसा हो जाएगा, फर्म एंड हार्ड। कैसा हो जाएगा, फर्म एंड हार्ड, यूट्रस जो है हार्ड हो जाएगा। तो ये करते हैं मसाज ऑफ द फंडस। ओके, एक्सप्रेस क्लोट, क्लोट हो रखा है उसको एक्सप्रेड आउट करना, ये भी तो वही इसमें नहीं होता। तो बोगी यूट्रस के अंदर आपकी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी कि आपके फंडस पार्ट को जो है वो मसाज करना है, जिससे क्या है, यूट्रस फर्म और हार्ड होगा, और यूट्रस फर्म और हार्ड होने की वजह से वहां पर यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन रहेंगे, ब्लड वेसल्स जो है कंस्ट्रिक्ट रहेगी, तो ब्लड लॉस कम होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया कि लो सेड ईयर एंड वाइड वाइड सेड आईज इन अ चाइल्ड इज सजेस्टिव ऑफ। ओके, एक बच्चा है जिसमें क्या दिख रहा है, उसका लो सेट ईयर दिख रहा है और वाइड सेट आईज दिख रही है, ये किसका एग्जांपल है, ये किसका देखने को मिलता है, एक्स्ट्रोफी ऑफ ब्लैडर। ठीक है ना, ये भी नहीं है। ट्रैको इसके फिस्टुला हो रखा है, ट्रैकिया और इसोफेगस के बीच में जो है ओपनिंग क्रिएट हो रखी है, या फिर रीनल एजेनेसिस है, या कंजेनाइटल हार्ट डिजीज है। ठीक है, कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि लो सेट ईयर और वाइड सेट आईज जो है वो हमेशा रीनल एजेनेसिस की कंडीशन में आपको देखने को मिलेगी। इसमें देखने को मिलेगी रीनल एजेनेसिस। ओके, प्रॉपर जो किडनी है, किडनी का फॉर्मेशन जो है वो प्रॉपरली नहीं होगा, किडनी जो है वो किडनी फॉर्मेशन जो है वो प्रॉपरली नहीं हो पाएगी, जिसके कारण बच्चे के अंदर जो है आपको लो सेट ईयर और वाइड सेट आईज जो है देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एक्सरे द हार्ट ऑफ ए चाइल्ड विथ टेट्रालॉजी ऑफ फेलेट। ठीक है, टेट्रालॉजी ऑफ फेलेट अपीयर। ओके, टेट्रालॉजी ऑफ फेलेट कंडीशन जो है, टेट्रालॉजी ऑफ पैलेट, ये चार कंडीशन से मिलकर बनती है, और ये कैसी है, तो ये इसको हम बोलते हैं कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। ये क्या है, ये है कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। कंजेनाइटल हार्ट डिजीज की टाइप है जिसके अंदर आता है टेट्रालॉजी ऑफ पैलेट। एक होता है एसाइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, दूसरी होती है साइनोटिक। तो ये कैसी है, ये साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज है। कैसी है, साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज है। ठीक है, जिसके कारण क्या है, प्योर इम्प्योर ब्लड जो है वो प्योर ब्लड के साथ मिक्स हो जाता है, इम्प्योर ब्लड जाकर प्योर ब्लड में मिक्स होता है, जिसके कारण पर्सन में जो है साइनोसिस देखने को मिलता है। ठीक है, क्या देखने को मिलेगा, साइनोसिस। ठीक है, और दूसरी होती है एसाइनोटिक, जिसमें क्या होता है, प्योर ब्लड जो है वो इम्प्योर ब्लड के साथ मिक्स होता है। ठीक है, तो ये सारी कंडीशन। तो टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट जिसमें चार कंडीशन मेनली दिखाई गई है, तो उसके अंदर बच्चे का जो हार्ट है उसका शेप कैसा हो जाता है। तो टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट के अंदर हार्ट का जो शेप है वो बूट शेप का होता है। कैसा होता है, बूट शेप का हार्ट जो है हो जाता है। ठीक है, बाकी वाले ऑप्शन इसके सही नहीं है, पी शेप का होगा, एप्पल शेप का होगा, या कॉर्न शेप का होगा। तो टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट के अंदर हार्ट हमेशा बूट शेप का हो जाता है। कैसा हो जाता है, बूट शेप का। ठीक है,
ये ध्यान रखना। तो एक्सरे अब जब करोगे टेट्राल जो फैलेट वाले बच्चे के अंदर, तो आपको एक्सरे के अंदर हमेशा हार्ट जो है वो बूट शेप का दिखेगा। इसका मतलब आप पता लगा सकते हो उस बच्चे के अंदर टेट्राल जो फैलेट कंडीशन है। ओके, 4 कंडीशन का कॉम्बिनेशन है ये। कितने कंडीशन का? 4 कंडीशन जो है इसके अंदर मोस्ट कॉमनली जो है कॉम्बिनेशन के अंदर रहती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है अपना वो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ मेनिया। मेनिया के लिए, ठीक है, मेनिया का ट्रीटमेंट करें और मेनिया के लिए निम्न में से कौन सी ड्रग्स जो है आप यूज करोगे। तो मेनिया के लिए जो मोस्ट कॉमनली ड्रग्स यूज होती हैं दैट इज द लिथियम। कौन सी ड्रग्स यूज करते हैं? लिथियम। और लिथियम से रिलेटेड पूछा जाएगा थेराप्यूटिक, लिथियम का जो है थेराप्यूटिक रेंज कितनी रहती है, व्हाट इज द थेराप्यूटिक रेंज ऑफ लिथियम। ये रहती है, आपके ध्यान रखना, 0.6 टू 1.2 नैनोग्राम पर डी। इतना जो है वो थेराप्यूटिक रेंज रहती है। कितना? 0.6 टू 1.2 नैनोग्राम। दिस इज द थेराप्यूटिक रेंज ऑफ लिथियम। तो मेनिया के लिए हमेशा कौन सी ड्रग्स प्रोवाइड करते हैं? लिथियम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरवेंशन फॉर अ पेशेंट विथ क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी। सीओपीडी वाला पेशेंट है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी वाला पेशेंट है, तो मोस्ट कॉमनली नर्सिंग इंटरवेंशन क्या रहता है? जब भी सीओपीडी वाला पेशेंट होता है तो उसके लिए अपन जो ब्रीदिंग प्रोवाइड करते हैं तो उसमें एक सजेशन रहती है कि आपको पर्स लिप ब्रीदिंग करनी है, यानी फोर्सफुली एक्सपिरेशन नहीं, धीरे धीरे जो है एक्सपिरेशन करना, धीरे धीरे है जो एक्सपिरेशन, जिसको बोलते हैं पर्स लिप ब्रीदिंग। दिस इज द मोस्ट कॉमन इंटरवेंशन फॉर द सीओपीडी। और सीओपीडी जो है क्या है? क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी, जो कॉम्बिनेशन ऑफ जो लंग्स की जो बहुत सारी डिजीज कंडीशन है उनका कॉम्बिनेशन है। ठीक है ना, जिसमें क्या है अपन एम्फाइजेमा, ठीक है, अस्थमा वगैरह, एम्फाइजेमा वगैरह है, ब्रोंकाइटिस वगैरह है, इन सब की जो है मिलाकर जो कंडीशन डेवलप होती है जिसको बोलते हैं सीओपीडी। और इस कंडीशन में हमेशा ध्यान रखना, सीओपीडी के अंदर एक तो पर्स लिप ब्रीथिंग और जो ऑक्सीजन देते हैं वो लो सेट ऑक्सीडेशन देते हैं। लो सेट ऑक्सीजन कहने का मतलब जो ऑक्सीजन है वो कितना, 1 to 2 लीटर, ठीक है, 1 to 2 लीटर के अकॉर्डिंग पर मिनट। ठीक है, 1 मिनट के अंदर लगभग 1 से 2 लीटर ही ऑक्सीजन जानी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं जानी चाहिए सीओपीडी वाले पेशेंट में। इसलिए हमेशा ध्यान रखना लो सेट ऑक्सीजन जो है इसको प्रोवाइड करते हैं। ऑक्सीजन का जो रेट है वो लो रेट ऑक्सीजन जो है प्रोवाइड करेंगे। लो रेट ऑक्सीजन इसलिए देते हैं क्योंकि सीओपीडी वाले पेशेंट के लंग्स जो है प्रॉपर कंप्लीटली डैमेज हो रखे होते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं कि आपको फोर्सफुली जो है वो चीज़ नहीं करनी है। या तो कह सकते हैं इसका राइट आंसर जाएगा पल्स, फर्स्ट लिप ब्रीदिंग कर सकते हैं। ऑक्सीजन पूछे तो कैसी ऑक्सीजन, तो लो रेट के साथ देते हैं। और कितनी देते हैं तो आपसे पूछे तो 1 से 2 लीटर पर मिनट के अकॉर्डिंग जो है ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ये सीओपीडी वाले पेशेंट में। नेक्स्ट है इंजेक्शन ऑफ ड्रग्स डायरेक्टली इनटू द जॉइंट इज टर्म है। कोई भी ड्रग्स जो है डायरेक्टली, देखो यहाँ जो टिक मारे हुए वो राइट आंसर नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना, ये पहले किसी ने मार रखे हैं, यहाँ जो टिक दिए हुए हैं वो राइट आंसर नहीं है। ध्यान रखना, मैं जो बता रहा हूँ दैट इज द राइट आंसर, वही आपको राइट करना है और दैट इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि पूरी स्टडी करने के बाद ही हम जो है इसका सॉल्यूशन आपको देते हैं। ठीक है ना, ऐसे वैसे तुक्के मार के नहीं देते हैं। पूरी स्टडी के बाद जो है आपको करेक्ट आंसर के साथ जो है प्रोवाइड किया जाता है। इन बिटवीन कोई भी अगर मिस्टेक होती है तो आप हमारे को जो है, क्योंकि इंसान है, इंसान से गलती भी हो सकती है। कई बार जो है जल्दबाजी के अंदर भी हम अगर मान लो कुछ आपको गलत बता भी दे तो आप हमारे इस चैनल के ऊपर जब वीडियो को देख रहे हो और आपको लगे कि नहीं इसमें हमारे कुछ डाउट है तो तुरंत आप कमेंट भी कर सकते हो और उसका जो सॉल्यूशन है आपको तुरंत मिल जाएगा। ओके, आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। ठीक है, इंजेक्शन ऑफ ड्रग्स डायरेक्टली इनटू द जॉइंट। ओके, कोई भी इंजेक्शन जो है आप अगर मान लो डायरेक्टली जॉइंट के अंदर दे रहे हो, जॉइंट के अंदर डायरेक्टली इंजेक्शन अगर मान लो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उसको बोलते हैं इंट्रा आर्टिकुलर। क्या बोलते हैं? इंट्रा आर्टिकुलर। जॉइंट के अंदर डायरेक्टली अगर मान लो इंजेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो कहलाएगा इंट्रा आर्टिकुलर। ओके, इंट्रा आर्टरियल जिसको अपन बोलते हैं आईवी, यानी आर्टरी के अंदर जो है अपन इंजेक्शन प्रोवाइड करते हैं, आर्टरी के अंदर। ठीक है, आर्टरी के सॉरी इंट्रावीनस, ये तो इंट्रावीनस हो गया, सॉरी ये इंट्रावीनस। ठीक है, और इंट्रा आर्टरियल, ठीक है ना, आईए। आर्टरी के अंदर डायरेक्टली अगर मान लो इंजेक्शन प्रोवाइड करते हैं तो इंट्रा आर्टरियल। बॉन के अंदर मान लो इंजेक्शन प्रोवाइड कर रहे हो, कहाँ पर? बॉन में, तो इंट्रावास्कुलर। और मेडुलरी कैविटी में दे रहे तो इंट्रा मेडुलरी। ठीक है ना, तो अगर मान लो जॉइंट में दे रहे हो तो उसको बोलते हैं इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन। क्या बोलेंगे? इंट्रा आर्टिकुलर। ठीक है, लर्निंग का मतलब, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लर्निंग का मतलब क्या आता है, व्हाट इज द मीन्स ऑफ लर्निंग। लर्निंग का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीन ऑफ लर्निंग।
लर्निंग का मतलब क्या है? तो लर्निंग के मतलब के लिए आपको पता होना है व्हाट इज द मीन्स ऑफ लर्निंग। लर्निंग की डेफिनेशन क्या है? एक्विजिशन ऑफ स्किल, स्किल का जो एक्विजिशन होना, नॉलेज का एक्विजिशन होना, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर विच रिजल्ट्स फ्रॉम प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस, या एनी चेंजेस इन बिहेवियर, बिहेवियर में कोई भी चेंजेस। तो लर्निंग का मतलब होता है कि आप अपने बिहेवियर का जो है मॉडिफिकेशन कर रहे हो, किसके थ्रू? आप जो प्रैक्टिस करते हो या आप जो अपनी लाइफ के अंदर जो एक्सपीरियंस करते हो, जो एक्सपीरियंस और जो वर्क की जो प्रैक्टिस होती है, उनके द्वारा आप अपने बिहेवियर के अंदर जो चेंजेस करते हो या जो मॉडिफिकेशन करते हो, दैट इज नॉन एज लर्निंग। उसको अपन क्या बोलते हैं? लर्निंग बोलते हैं। तो सी इज द राइट आंसर। ठीक है ना? लर्निंग यानी सीखने, सीखने की कला क्या है? या तो आप प्रैक्टिकली जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा आपकी लर्निंग एबिलिटी बढ़ेगी, और साथ ही साथ में एक्सपीरियंस। ठीक है ना? जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आपकी लर्निंग एक्टिविटी भी क्या है? बढ़ती जाएगी। तो लर्निंग एक्टिविटी वो कंडीशन है जिसमें आप किसी चीज को एक्सपीरियंस करके, किसी चीज की प्रैक्टिस करके और अपने बिहेवियर का जो मॉडिफिकेशन करते हैं, दैट इज नॉन एज लर्निंग। उसको अपन क्या बोलेंगे? लर्निंग। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो लर्निंग का जो राइट आंसर जाएगा वो आपके जाएगा सी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं। अगला जो अपना क्वेश्चन है, नेक्स्ट 52 नंबर क्वेश्चन। तो 52 नंबर जो क्वेश्चन है, 52 नंबर क्वेश्चन क्या है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस वाज डिस्कवर्ड बाय। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो है वो किसने डिस्कवर किया था? माइकोबैक्टीरियम यानी टीबी का जो बैक्टीरिया है, एमटीबी, इसके बारे में किसने बताया था? हमेशा ध्यान रखना, टीबी का जो बैक्टीरिया है वो एसिड फास्ट बेसिलाई होता है। एक तो कैसा होता है? एसिड फास्ट बेसिलाई होता है। ठीक है, एसिड फास्ट बेसिलाई। ठीक है, एसिड फास्ट बेसिलाई रहता है टीबी का बैक्टीरिया, और जिसकी वजह से आपको ट्यूबरकुलोसिस की प्रॉब्लम जो है क्रिएट रहती है। उसके लिए सबसे पहले किसने बताया था? तो रॉबर्ट कोच ने जो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के बारे में बताया था। लुइस पास्चर, है ना, लुइस पास्चर ने जो है वैक्सीन के बारे में बताया था। किसके बारे में बताया था? वैक्सीन के। पेस्चुराइजेशन आपसे पूछे कि पेस्चुराइजेशन के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? पेस्चुराइजेशन, दैट इज लुइस पास्चर। लुइस पास्चर ने सबसे पहले पेस्चुराइजेशन के बारे में बताया था, और वैक्सीन की खोज भी जो है लुइस पास्चर के द्वारा की गई थी। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस किसके द्वारा डिस्कवर किया था? तो रॉबर्ट कोच के द्वारा। रॉबर्ट कोच ने जो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को जो है खोजा था, उसकी खोज की थी। नेक्स्ट है, विच ऑर्गन इज पावर हाउस ऑफ द सेल्स। पावर हाउस ऑफ द सेल्स किसको कहते हैं? ठीक है, तो ऐसा ऑर्गन जो सेल का पावर हाउस कहलाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को अपन क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। न्यूक्लियस जो है सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, ठीक है, किसी भी सेल बॉडी के अंदर। गोल्जी बॉडी जो है उसको हम पोस्टमैन ऑफ द सेल बोलते हैं। ठीक है, और राइबोसोम जो है वो क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस का काम। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस का काम किनका है? राइबोसोम्स का। पोस्टमैन ऑफ द बॉडी गोल्जी बॉडी को बोलते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल्स कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका है, हेपेटाइटिस स्प्रेड बाय ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू कौन सा हेपेटाइटिस जो है वो फैलता है या ट्रांसमिट होता है? तो हेपेटाइटिस जो डी है, ओके, हेपेटाइटिस डी जो है, ये अगर मान लो किसी पर्सन के अंदर हेपेटाइटिस हेपेटाइटिस बी अगर मान लो कोज हुआ है, उसी पर्सन के अंदर अगर किसी पर्सन को बी कोज हुआ है, तो ही हेपेटाइटिस डी जो है उसमें कोज होगा, अन्यथा नहीं होता। ये भी ब्लड वगैरह उनके द्वारा फैलता है, पर अगर मान लो किसी पर्सन के अंदर हेपेटाइटिस बी कोज हो रखा है, तो वो जो है डी को लीड करेगा। हेपेटाइटिस सी जो है, ये भी जो है ब्लड प्रोडक्ट के थ्रू जो है, ब्लड या फिर आईवी ड्रग्स वगैरह जो प्रोवाइड करते हैं उनके थ्रू, ऐसे पर्सन जो इसमें आईवी ड्रग्स वगैरह यूज करते हैं, ठीक है ना, हीरोइन का, कोकेन, हेरोइन, इन सब का जो यूज करते हैं, आईवी ड्रग एब्यूजर जो पर्सन होते हैं, आईवी ड्रग एब्यूजर जो पर्सन होते हैं, या ब्लड कंटामिनेटेड वगैरह, कंटामिनेटेड जो ब्लड वगैरह है उनके कांटेक्ट की वजह से जो है अगर फैलता है, दैट इज नॉन एज हेपेटाइटिस सी। और हेपेटाइटिस बी, ये दोनों जो है वो इस रूट से। तो मोस्ट कॉमनली आपसे देखें कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू कौन सा हेपेटाइटिस फैलता है, तो हेपेटाइटिस सी इज द राइट आंसर। अगर यहाँ बी होता तो बी इज द राइट आंसर जाता। ठीक है, मोस्ट कॉमनली अगर पूछा जाए तो विटामिन बी, सॉरी, हेपेटाइटिस बी इज द स्प्रेड थ्रू द ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू। अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, उसका हेपेटाइटिस इन्फेक्टेड पर्सन है, और उसके द्वारा जो यूज में की गई निडल वगैरह है, और वो किसी और पर्सन के अंदर अगर आपने यूज कर ली,
तो उस पर्सन के अंदर जो है हेपेटाइटिस बी या सी होने के चांसेस रहते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के कारण भी ये होता है। ठीक है, हेपेटाइटिस ई और हेपेटाइटिस ए जो है ये हमेशा कौन से रूट से, तो ये होते हैं आपके फीको ओरल रूट से। कौन से रूट से फैलते हैं? फीको ओरल रूट से। हेपेटाइटिस ई और हेपेटाइटिस ए ये दोनों फीको ओरल रूट से फैलते हैं। तो आपसे पूछे कि हेपेटाइटिस स्प्रेड बाय ब्लड ट्रांसफ्यूजन, तो यहाँ ऑप्शन कौन सा जाएगा? बी। हेपेटाइटिस सी जो है वो किसके थ्रू? ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू जो है फैलता है। ठीक है, ये जो है सारे हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी जो है वो ब्लड प्रोडक्ट वगैरह से फैलते हैं। ठीक है ना, आईवी ट्यूबिंग वगैरह यूज कर रहे हो, ठीक है, अगर ऐसा पर्सन जो आईवी ड्रग एब्यूजर वगैरह है उनके अंदर तो ये सबसे ज्यादा चांसेस रहते हैं बी और सी के। ठीक है, और जब डी तभी फैलेगा अगर मान लो कोई पर्सन जो HIV हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन से अगर मान लो कोई पर्सन इन्फेक्टेड है तो उस पर्सन के अंदर चांसेस रहते हैं हेपेटाइटिस डी होने के। अकेला हेपेटाइटिस डी कभी नहीं होगा। जब तक उस पर्सन में बी नहीं है तो डी होने के चांसेस नहीं रहते। ठीक है, नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है तो इसका आंसर सही क्या जाएगा? ऑप्शन बी जाएगा। हेपेटाइटिस सी जो है वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू स्प्रेड होता है। ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग थ्योरी वाज गिवन बाय। ट्रायल और एरर थ्योरी किसने दी थी? ठीक है, जो लर्निंग की जो थ्योरी है ट्रायल एंड एरर थ्योरी, ये किसके द्वारा खोजी हुई थी? तो ये खोजी थी थ्रॉनडिक ने। किसने खोजी थी? थ्रॉनडिक ने। थ्रॉनडिक ने जो है इस थ्योरी के बारे में बताया था। और एक क्वेश्चन ये भी आता है, इवान पावलो ने कौन सी थ्योरी खोजी थी? तो उसने हमेशा खोजी थी ऑपरेशनल कंडीशनिंग थ्योरी। ऑपरेशनल कंडीशनिंग थ्योरी, ये तो आपने पढ़ा है ना। ऑपरेशनल कंडीशनिंग, चूहा होता है, चूहे को पहले वो रोटी खिलाई जाती है फिर वापस उस रास्ते से, तो वो एक कंडीशनिंग बन जाती है। तो ऑपरेशनल कंडीशनिंग, या कुत्ते वाला जो एक्सपेरिमेंट रहता है, तो ये अपने पढ़ा हुआ है। ऑपरेशनल कंडीशनिंग थ्योरी जो किसने दी थी? इवान पावलो ने। जबकि जो लर्निंग की जो ट्रायल एंड एरर थ्योरी जो थी, ट्रायल एंड एरर थ्योरी जो थी, बार बार कोशिश करना और उस एरर को जो है सुधारना, दैट इज थ्रॉन। देख उसको वो किसने दिया? थ्रॉन। और ऑपरेशनल कंडीशनिंग थ्योरी किसने दी थी? कंडीशनिंग का मतलब है कि एक फिक्स कंडीशन के अकॉर्डिंग, जैसे मान लो डॉग वाली थी कि भाई इतने टाइम तक डॉग को खाना इस टाइम देते हैं, डोर बेल बजती है, खाना देते हैं तो ऑटोमेटिकली सलाइवल सिक्रेशन वगैरह होना शुरू हो जाता है। ऑपरेशनल कंडीशनिंग थ्योरी दी थी इवान पावलो ने, और ये ट्रायल एंड एरर थ्योरी जो दी थी वो दी थी थॉर्नडाइक ने। बार बार कोशिश करना और जो एरर हो रहे हैं उनको वापस क्या करना? सही करना। ठीक है, वो दिया था थॉर्नडाइक ने। तो इसका ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ट्रायल एंड एरर थ्योरी किसने दी थी? तो थॉर्नडाइक ने। ठीक है, नेक्स्ट स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन को क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, ह्यूमन पॉपुलेशन की स्टडी को क्या कहेंगे? तो डेमोग्राफी। क्या कहते हैं? डेमोग्राफी। डेमोग्राफी का मतलब होता है स्टडी ऑफ ह्यूमन। और मेमोग्राफी, मेमोग्राफी जो अपन करते हैं ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन करते हैं तब मेमोग्राफी की जाती है। ठीक है, और सोनोग्राफी, ठीक है, यूएसजी अल्ट्रासोनोग्राफी वगैरह जो करते हैं, ठीक है, तो इंटरनल ऑर्गन वगैरह उनकी जो जांच की जाती है तो उसको सोनोग्राफी बोलते हैं। मेमोग्राफी जो है ब्रेस्ट का जो एग्जामिनेशन किया जाता है दैट इज मेमोग्राफी। और डेमोग्राफी का मतलब होता है स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। ह्यूमन पॉपुलेशन की स्टडी दैट इज कॉल्ड ए डेमोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, स्टेट ऑफ डेप्रीवेशन ऑफ वाटर विदाउट लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, यहाँ क्या कह रहा है कि वाटर का लॉस हो रहा है बिना इलेक्ट्रोलाइट लॉस हुए। ठीक है ना, तो वह कौन सी कंडीशन या कौन सी स्टेट है जिसके अंदर क्या है? डेप्रीवेशन ऑफ वाटर, वाटर का डेप्रीवेशन होता है, वाटर तो डिक्रीज हो रहा है विदाउट लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, लॉस नहीं हो रहे, उसको क्या बोलेंगे? ओवर हाइड्रेशन बोलेंगे। ओवर हाइड्रेशन तो बोल ही नहीं सकते। ओवर हाइड्रेशन में क्या? फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ेगा, वाटर का लॉस नहीं होगा। ओके, एक्सेसिव वॉमिटिंग हो रही है तो इलेक्ट्रोलाइट भी लॉस होंगे और वाटर लॉस भी होगा। और डिहाइड्रेशन ऐसी कंडीशन है जिसमें ओनली एंड ओनली इलेक्ट्रोलाइट लॉस ना होकर जो है क्या है? वाटर का लॉस हो सकता है। तो दिस इज नॉन एज डिहाइड्रेशन। इसको अपन क्या बोलेंगे? डिहाइड्रेशन। ओके, स्टेट ऑफ डेप्रीवेशन ऑफ वाटर विदाउट लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट नॉन एज डिहाइड्रेशन। हालांकि इसमें इलेक्ट्रोलाइट भी लॉस होते हैं पर इसको अपन डिहाइड्रेशन कहते हैं। द एंटीडोट ऑफ हिपेरिन, हिपेरिन का एंटीडोट क्या है? कई बार ये क्वेश्चन, ये तो कॉमन हो गया आजकल। हिपेरिन, हिपेरिन का एंटीडोट है प्रोटामाइन सल्फेट। क्या है? प्रोटामाइन सल्फेट। हिपेरिन का एंटीडोट प्रोटामाइन सल्फेट। कैल्शियम ग्लूकोनेट का MgSO4, 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 दैट इज द कैल्शियम ग्लूकोनेट का एंटीडोट क्या है? MgSO4। विटामिन के, विटामिन के किसका एंटीडोट है? तो विटामिन के जो है वो वारफेरिन का है। किसका है? वारफेरिन, जो ओरली दी जाती है। वारफेरिन का एंटीडोट क्या है? विटामिन के। ठीक है, हिपेरिन का एंटीडोट क्या है? प्रोटामाइन सल्फेट। ओके, और हिपेरिन हमेशा आईवी रूट से दी जाती है, ये भी ध्यान रखना। आईवी रूट से क्या देते हैं? हिपेरिन।
वारफेरिन कैसे देते? ओरली। वारफेरिन का एंटीडोट क्या है? विटामिन के। और हिपेरिन का एंटीडोट क्या है? प्रोटामाइन सल्फेट। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला जो अपना क्वेश्चन है, पिल रोलिंग ट्रेमर्स ऑफ फिंगर इज टिपिकली एसोसिएटेड विद द पेशेंट हु हैज, जिस पर्सन के अंदर पार्किंसन डिजीज की कंडीशन होती है, जिनके अंदर क्या है? पिल रोलिंग मूवमेंट ऑफ फिंगर्स देखने को मिलती है। क्या बोलते हैं? पिल रोलिंग मूवमेंट ऑफ फिंगर, किसमें? पार्किंसन डिजीज के अंदर। ये सारे नर्वस सिस्टम की डिजीज कंडीशन है। ओके, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, रेनॉल्ड डिजीज, ये जो है वो ब्लड के रिलेटेड डिसऑर्डर है। और माइस्थेनिया ग्रेविस, ये भी क्या है? नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर है। तो हमेशा पार्किंसन डिजीज के अंदर आपको पिल रोलिंग मूवमेंट ऑफ फिंगर्स जो है वो देखने को। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। ओके, अगले पेज पे देखो, अगला जो अपना क्वेश्चन है वो क्या है? देखो अगला जो क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपना, ओके 60 नंबर क्वेश्चन। 60 नंबर क्वेश्चन की बात करें कि अल्टीमेट प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, अल्टीमेट प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट कौन सा है? ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, गैलेक्टोज है, या ऑल ऑफ द? ये सारे के सारे जो है वो कार्बोहाइड्रेट के प्रोडक्ट है। और सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म जो कार्बोहाइड्रेट की जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, जो इजीली डाइजेस्ट होती है, दैट इज द ग्लूकोज। वो क्या है? ग्लूकोज। ठीक है ना। और गैलेक्टोज में क्या होता है? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज मिलाकर बनाते हैं गैलेक्टोज। ठीक है, तो सबसे स्मॉलेस्ट पूछे कि सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट क्या है जो बॉडी इजीली जो है वो डाइजेस्ट कर पाती, तो वो है ग्लूकोज। ठीक है, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट की। और इसने पूछा कि अल्टीमेट प्रोडक्ट ऑफ ऑफ द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट किसमें? मेनली जो है ग्लूकोज के थ्रू होता है। पर यहाँ ये सारे जो प्रोडक्ट है वो किसके हैं? कार्बोहाइड्रेट के ही टाइप है। इसमें कुछ जो है डाइसेकेराइड्स है, कुछ मोनोसेकेराइड। तो ग्लूकोज क्या है? मोनोसेकेराइड, जो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। इसमें ऑप्शन जो है ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, नेक्स्ट है द डेली डाइटरी अलाउंसेस रिकमेंडेड फॉर अ लैक्टेटिंग मदर। क्या पूछा है? लैक्टेटिंग मदर के लिए, लैक्टेटिंग मदर के लिए जो है डाइटरी रिक्वायरमेंट क्या रहेगा? डेली डाइटरी रिक्वायरमेंट क्या रहता है किसके लिए? लैक्टेटिंग मदर के लिए। किसके लिए? लैक्टेटिंग मदर के लिए। ओके, तो यहाँ पूछा लैक्टेटिंग मदर के लिए जो है डेली डाइटरी अलाउंसेस क्या रहता है? 2200 किलो कैलोरी रहता है, 2500 किलो कैलोरी, 1200 किलो कैलोरी, 2800 किलो कैलोरी। हालांकि इन ऑप्शंस को देखकर आपको राइट आंसर क्या जाएगा? 2800 किलो कैलोरी। क्या जाता है? 2800 किलो कैलोरी। ठीक है, डेली अलाउंसेस के अकॉर्डिंग पूछा है, तो ये ऑप्शन जाएगा आपके 2800 किलो कैलोरी। ठीक है, और आपसे पूछे कि ये भी क्वेश्चन कई बार, जो लैक्टेटिंग वुमेन है उसमें एक्स्ट्रा किलो कैलोरी की जरूरत पड़ती है, इसलिए अपन कितनी किलो कैलोरी जो है लैक्टेटिंग वुमेन के अंदर जो है एक्स्ट्रा प्रोवाइड करते हैं। नॉर्मल जो पर्सन होता है, ओके, नॉर्मल अगर कोई पर्सन है उसके अंदर टोटल कैलोरी कैलोरी रिक्वायरमेंट कितना रहता है? 2500 किलो कैलोरी रिक्वायरमेंट नॉर्मल पर्सन के अंदर रहता है। प्रेगनेंसी के टाइम में, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये किलो कैलोरी जो है बढ़ा दी जाती है। कितनी बढ़ाते हैं? तो प्लस 300 किलो कैलोरी बढ़ा जाता है। ये भी क्वेश्चन आया कि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, ठीक है, कैलोरी रिक्वायरमेंट जो रहता है या डेली जो डाइटरी अलाउंसेंस है वो कितने कैलोरी बढ़ा दिया जाता है? तो प्लस 300 किलो कैलोरी, यानी 2800 किलो कैलोरी के आसपास जो है वो प्रेगनेंसी में पहुंचता है। हालांकि यहाँ क्या पूछा? लैक्टेटिंग पर। लैक्टेटिंग के अंदर भी ये अमाउंट बढ़ जाता है। और लैक्टेटिंग के अंदर कितना होता है? प्लस 500 से लेकर, सॉरी, टोटल जो रिक्वायरमेंट रहता है लैक्टेटिंग मदर के लिए वो तो रहता है 700 से 750 ml। कितना रहता है? लैक्टेटिंग मदर में रहता है 700 से लेकर 750 किलो कैलोरी के आसपास। और इसमें से क्या होता है? इसमें से लगभग आपके 200 से लेकर 250 किलो कैलोरी की जो है वो तो मिल जाती हैं मदर के, जो फैट वगैरह जो डिपॉजिट होता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, जो वेट गेन होता है उस टाइम, जो बॉडी के अंदर जो फैट वगैरह होता है उससे जो है लगभग 200 किलो कैलोरी मिल जाती है। और उसके अलावा डाइट के थ्रू लैक्टेटिव में कितने? लगभग 500 किलो कैलोरी एक्स्ट्रा डाइट, 500 से 550 किलो कैलोरी एक्स्ट्रा डाइट के थ्रू जो है प्रोवाइड करवाना पड़ता है, एडिशनल प्रोवाइड करवाना पड़ता है। जो नॉर्मल है उससे ज़्यादा। तो नॉर्मल कितना? 2500 है। तो लैक्टेशन में लगभग जो है वो 3000 किलो कैलोरी, कितना? 3000 किलो कैलोरी, सॉरी 3000। ओके, 3000 किलो कैलोरी के आसपास होता है। पर यहाँ ऑप्शन के अंदर हाईएस्ट वैल्यू क्या दी है? 2800, तो 2800 राइट जाएंगे।
और 2800 किसमें है? प्रेगनेंसी के अंदर। ये ध्यान रखना, किसमें रहता है? प्रेगनेंसी के अंदर जो डाइटरी रिक्वायरमेंट रहता है वो 2800 किलो कैलोरी रहता है, क्योंकि नॉर्मल से अपन कितना प्लस 300 देते हैं, कितना प्लस 300 किलो कैलोरी जो है अपन प्रोवाइड एक्स्ट्रा करते हैं, इसलिए ये जो है राइट आंसर जाता है। ये नॉर्मल है, 2500 किलो कैलोरी क्या है? नॉर्मल है। ओके, नॉन प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर। और प्रेगनेंसी के टाइम में क्या है? प्लस 300 बढ़ाएंगे ना, 2800 किलो कैलोरी जाए। और लैक्टेशन के अंदर कितना बढ़ाते हैं? प्लस 500। कितना बढ़ाते हैं? प्लस 500 किलो कैलोरी, यानी लगभग 3000 किलो कैलोरी के आसपास जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन जो है डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट मैं बात करूं, हैंड वॉशिंग इज एन एग्जांपल ऑफ डिसइंफेक्शन। हैंड वॉशिंग करके आप, ये कौन से डिसइंफेक्शन का टाइप है या किसका एग्जांपल, कौन से डिसइंफेक्शन का एग्जांपल है हैंड वॉशिंग? तो ये है आपके कॉन्करेंट का। ये कॉन्करेंट इन्फेक्शन जो होता है, हैंड वॉशिंग जो है एग्जांपल ऑफ कॉन्करेंट डिसइंफेक्शन। कॉन्करेंट डिसइंफेक्शन का एग्जांपल क्या है? हैंड वॉशिंग। ठीक है, यहाँ जो डी दिया है दिस इज नॉट राइट आंसर, कॉन्करेंट राइट आंसर। ओके, कॉप्लिक स्पॉट नेक्स्ट है, कॉप्लिक स्पॉट्स आर सीन इन, किसमें दिखते हैं? तो ये मीजल्स के अंदर दिखते हैं। किसमें दिखते हैं? मीजल्स में। ओके, यहाँ पर जो आपके माउथ के अंदर जो है, जो मोलार टीथ है वहां पर जो है व्हाइटिश कलर के और साथ में रेडिश एरिया जो है वहां देखने को मिलते हैं, मीजल्स के अंदर देखने को मिलते हैं। ओके, दैट इज द कॉप्लिक स्पॉट इसके अंदर देखने को मिलते हैं, बाकी वाला में कॉप्लिक स्पॉट देखने को आपको नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स इज नॉन एज। ओके, सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आया है कि सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स, सर्विक्स की सॉफ्टनिंग। मैंने ये क्वेश्चन पहले भी आपको बहुत बार जो अपने चैनल के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर भी आप देख सकते हो। सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स, सर्विक्स की सॉफ्टनिंग होना क्या कहलाता है? ठीक है, पाल्मर साइन या फिर जैक्यूमर साइन या होमेन साइन या गुडल साइन। देखो होमेन साइन तो प्रेगनेंसी से है ही नहीं, तो ऑप्शन ये सी तो आपका गलत हो गया, सी ऑप्शन राइट नहीं होगा। होमेन साइन प्रेगनेंसी से रिलेटेड नहीं है, होमेन इज द डिफरेंट साइन, ये प्रेगनेंसी के अंदर नहीं आता। पाल्मर साइन प्रेगनेंसी में देखने को मिल सकता है, जैक्यूमर साइन देखने को मिल सकता है, और गुडल साइन। पाल्मर साइन उसको बोलते हैं जिसमें रेगुलर और रिदमिक जो यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन होते हैं, रेगुलर और जो रिदमिक यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन है उसको तो अपन बोलते हैं पाल्मर साइन। ठीक है, जैक्यूमर साइन यानी इसमें होता है ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ वजाइना, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ discoloration of vagina, bluish discoloration of vagina is known as jacquemus sign। ठीक है, ये होता है 8 वीक के आसपास। कब देखने को मिलता है? 8। और ये होता है आपके लगभग 6 to 10 वीक के आसपास जो है ये। ठीक है, ये देखने को मिलता है। और गुडल साइन जो होता है दैट इज सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स, सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स, सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स इज गुडल साइन। और ये आपको कब देखने को मिलता है? तो ये 6 वीक में, ध्यान रखना कितने वीक में? 6 वीक्स के अंदर गुडल साइन देखने को मिलता है। एक होता है ये, तो एक तो ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ वजाइना इज जैक्यूमर साइन, और एक होता है ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ सर्विक्स, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ सर्विक्स, सर्विक्स है ना, सी से सर्विक्स, सर्विक्स का अगर ब्लूइश डिस्कलरेशन हो दैट इज नॉन एज चैडविक साइन। उसको अपन क्या बोलते हैं? चैडविक साइन, उसको बोलते हैं चैडविक साइन। ओके, ये भी लगभग 8 वीक के आसपास देखने को मिलता है। ठीक है, चैडविक साइन। और ये है गुडल साइन जिसमें क्या है? सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स। एक होता है सॉफ्टनिंग ऑफ द लोअर यूट्राइन सेगमेंट, सॉफ्टनिंग ऑफ लोअर यूट्राइन सेगमेंट, लोअर यूट्राइन सेगमेंट की अगर मान लो सॉफ्टनिंग हो रही है, उस साइन को क्या बोलते हैं? हेगार साइन। क्या बोलते हैं? हेगार साइन, ध्यान रखना, हेगार साइन। और ये कब देखने को मिलता है? ये 4 to 8 वीक के आसपास। ठीक है, लोअर यूट्राइन सेगमेंट की जो सॉफ्टनिंग होती है उसको बोलते हैं हेगार साइन, और सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स है दैट इज गुडल साइन। का नाम क्या है? गुडल साइन। होमेन साइन। ओके, होमेन साइन जो है वो किसमें देखने को मिलता है? तो आप ध्यान रखना, ये हमेशा डीप वीनस थ्रोम्बोसिस, डीप वीनस थ्रोम्बोसिस, डीप वेनस अगर थ्रोम्बस हो गया है, डीप वेनस थ्रोम्बोसिस की कंडीशन है, उसके अंदर आपको होमेन साइन जो है देखने को मिलता है। और होमेन साइन में होता क्या है कि जब भी अपन क्या करेंगे कि इसके लिए जो है आपका जो फुट एंड है, पैर जो है, ठीक है ना, काफ मसल्स के अंदर पेन होता है। किसमें पेन होता है? इसमें काफ पेन देखने को मिलता है। जब भी आप डोर्सीफ्लेक्शन ऑफ ग्रेट टो, ठीक है ना, आपका जो लेग है उसका अगर आप डोर्सीफ्लेक्शन करोगे तब काफ मसल्स के अंदर नी के पीछे की साइड में जो पेन होगा, और वो डिनोट करेगा कि वहां पर जो है डीप वेनस थ्रोम्बस, थ्रोम्बस का फॉर्मेशन जो है वेन्स के अंदर हो गया है। ओके, जिसके कारण काफ मसल्स में पेन देखने को मिलेगा। कब? अगर आपको डोर्सीफ्लेक्शन ऑफ ग्रेट टो। ओके, डोर्सीफ्लेक्शन ऑफ ग्रेट टो, डोर्सीफ्लेक्शन ऑफ
ग्रेट टो का अगर आप डोर्सिफ्लेक्शन करोगे, ठीक है, अंगूठे का, तो काफ मसल्स के अंदर क्या होगा, काफ मसल्स में आपको पेन देखने को मिलेगा। दिस इज नॉन एज होमेन साइन। उसको अपन क्या बोलते हैं, होमेन साइन, जो डीप वेन थ्रोम्बस को डिनोट करता है, ठीक है, उसको अपन बोलते हैं होमेन साइन। नेक्स्ट बात करो, विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलपमेंट स्टेज कॉरस्पॉन्डिंग टू इन्फेंसी। इनमें से कौन सी डेवलपमेंट स्टेज जो है वो इन्फेंसी को डिनोट करते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना, ये किसने दी थी, ये दी थी एरिक इरिक्सन ने। किसने दी थी, एरिक इरिक्सन ने जो है एक स्टेज दी थी जिसको बोलते हैं साइको सोशल डेवलपमेंट। साइको सोशल डेवलपमेंट जो है एक थ्योरी दी थी। और साइको सोशल डेवलपमेंट किसने दिया था, जैसे ये जो साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी जो है इरिक्सन ने दी थी। और उसके अंदर उसने टोटल 8 स्टेज बताई थी। कितनी स्टेज बताई थी, 8 स्टेज बताई थी। देखो अपन नए पेज में यहाँ आपको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में बताते हैं, ठीक है। उसने टोटल कितनी 8 स्टेज बताई थी। कितनी स्टेज बताई थी, 8, ठीक है। और दी कितनी थी, तो इरिक इरिक्सन ने दी थी। किसने दी थी, इरिक इरिक्सन ने जो है वो दी थी। और थ्योरी का नाम था साइको सोशल डेवलपमेंट। क्या नाम था, साइको सोशल डेवलपमेंट थियोरी। साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी इरिक्सन ने दी थी। 8 स्टेज थी। तो पहली स्टेज की बात करूं मैं, तो जो पहली स्टेज थी वो थी ट्रस्ट, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ये पहली जो थी वो हमेशा इन्फेंसी में देखने को मिलती है। किसमें देखने को मिलती है, इन्फेंसी में। यानी 0 से लेकर 18 मंथ तक, कहाँ तक देखने को मिलती है, 0 से 18 मंथ तक जो इन्फेंसी का टाइम ड्यूरेशन होता है, इन्फेंट का जो टाइम ड्यूरेशन होता है इन्फेंसी, उसके अंदर। तो आपने यहाँ क्वेश्चन जो पूछा, देखो यहाँ क्वेश्चन जो था उसमें क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलपमेंट स्टेज कॉरस्पॉन्ड टू इन्फेंसी। इसमें से कौन सी डेवलपमेंट स्टेज जो है इन्फेंसी को कॉरस्पॉन्ड करती है। तो ट्रस्ट वर्सेज मिसट्रस्ट, ये वाला ऑप्शन जो है राइट जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो इसने स्टेज दी थी, सेकंड जो स्टेज थी, उसने जो सेकंड स्टेज दी थी वो थी आपके 18 महीने से लेकर 18 मंथ टू 3 ईयर तक, ओके, 18 महीने से लेकर 3 साल तक दी थी। और वो स्टेज थी आपकी कौन सी, ऑटोनॉमी वर्सेस, ऑटोनॉमी वर्सेस सैम एंड डाउट, ऑटोनॉमी वर्सेस सैम एंड डाउट, ये स्टेज दी थी। और ये किस एज में होती है, ये होती है 18 से लेकर 3 ईयर तक। कितने साल तक, 18 से लेकर 3 साल तक, उसमें आते हैं ऑटोनॉमी वर्सेस सैम डाउट। और तीसरी जो स्टेज है वो है आपके इनिशिएटिव वर्सेस, इनिशिएटिव वर्सेस, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, ठीक है। ये जो है तीसरी स्टेज थी जिसको उसने दिया था 3 से लेकर कब तक, 5 साल वाले बच्चों के अंदर, ये आपको देखने को मिलती है। और चौथी जो स्टेज थी वो थी इंडस्ट्री वर्सेस, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी, इंडस्ट्रीज वर्सेस इंफीरियरिटी। और ये स्टेज जो है वो 5 से लेकर 12 या 13 साल तक बच्चों के अंदर देखने को मिलती है। और पांचवी जो स्टेज उसने दी थी, फिफ्थ जो स्टेज थी, वो उसने दी थी कब, 13 से लेकर 21 साल के अंदर दी थी। और उसका नाम था आइडेंटिटी वर्सेस, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, ठीक है। ये आती हैं, ये आपके लगभग 13 से लेकर 21 साल तक जो एज में रहेगी उसको बोलते हैं आइडेंटिटी वर्सेस रोल। छठी जो उसने दी थी, सिक्स्थ वन जो है, वो 21 से लेकर 39 साल तक दी थी। और जिसको बोलते हैं इंटीमेसी वर्सेस, इंटीमेसी, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, ठीक है। ये दी थी उसने, ये उनके लिए है जो 21 से लेकर 39 साल तक उम्र वाले। उसके बाद उसने जो सातवीं स्टेज दी थी वो थी 40 से लेकर 65 साल तक की उम्र के लोगों में दी थी। कितने, 40 से लेकर हाँ 40 से लेकर 40 ईयर्स तक दी थी। उसको बोलते हैं जनरेटिविटी वर्सेज, जनरेटिविटी, जनरेटिविटी वर्सेस स्टिग्नेशन, 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 ओके, जनरेटिव वर्सेज स्टिग्नेशन, जो 40 से लेकर 65 साल तक की उम्र वाला। और लास्ट जो आठवीं थी, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, 8 जो थी, वो मोर देन 65 ईयर्स लोगों के बीच में दी थी। और जिसको बोलते हैं ईगो,
ईगो इंटरफेयरिंग वर्सेस ईगो इंटरफेरेटी वर्सेस डेस्पियर। ओके, ये दी थी, और ये है मोर देन 65 ईयर्स वालों के, ठीक है, 65 से ऊपर वालों के लिए। तो ये 8 स्टेज जो है उसने दी थी। तो यहाँ जो क्वेश्चन पूछा है, देखो यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा है, यहाँ सिर्फ इन्फेंसी का पूछा है। तो इन्फेंसी के अंदर क्या आता है, ट्रस्ट वर्सेज मिसट्रस्ट, ट्रस्ट वर्सेज मिसट्रस्ट इज इन्फेंसी। इनिशिएटिव वर्सेज गिल्ट जो है वो दो, ये जो है 3 से 5 साल वालों के लिए रहती है। ओके, ऑटोनॉमी वर्सेज जो सेम है, ये आपके 18 महीने से लेकर 3 साल तक रहती है, 3 ईयर तक। और इंडस्ट्री वर्सेज जो ये 5 से लेकर 13 साल तक रहती है, ठीक है। नेक्स्ट है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी इज यूजफुल इन, किसमें यूज करते हैं कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, तो ये डिप्रेशन के अंदर यूज की जाती है, मेनिया के अंदर और सिजोफ्रेनिया में ये कभी भी यूज नहीं होती है, नो यूज, ठीक है। इसके अंदर जो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी यूज नहीं करते हैं, डिप्रेशन के अंदर जो है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी यूज की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें, अगला जो क्वेश्चन है, हु इज द सॉरी व्हाट इज द इक्विपमेंट दैट इनडायरेक्टली मेजर्स आर्टीरियल ऑक्सीजन सेचुरेशन। आर्टीरियल ऑक्सीजन सेचुरेशन के लिए कौन सा इक्विपमेंट जो अपन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है अपन यूज करते हैं, तो पल्स ऑक्सीमीटर से जो है अपन क्या करते हैं, सेचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन पता करते हैं, सेचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन, सेचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जो सेचुरेशन है उसका पता लगाते हैं, तो वो पल्स ऑक्सीमीटर है। कार्डियक मॉनिटर से कार्डियक वेंटिलेटेड ऑक्सीजन के लिए, डिफिब्रिलेटर जो है वो भी क्या है, कार्डियक अटैक वगैरह आते हैं तो डिफिब्रिलेटर वगैरह यूज करते हैं, ठीक है। तो पल्स के लिए क्या करते हैं, तो पल्स के लिए जो है सॉरी पल्स ऑक्सीमीटर से जो है अपन आर्टीरियल ऑक्सीजन सेचुरेशन का पता लगाते हैं। आर्टरी के अंदर ऑक्सीजन का सेचुरेशन क्या है उसका पता लगाने के लिए ये जो है अपन करते हैं पल्स ऑक्सीमीटर का यूज, ठीक है। नेक्स्ट जो है अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला जो अपना क्वेश्चन है, ओके सॉरी ये पेज ऐसे ऐड हो गया, वो मैंने जो डिस्क्रिप्शन बताया था। अगला जो अपना पेज है ये, ओके नेक्स्ट जो पेज है अपना ये, जिसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 नंबर क्वेश्चन। ओके, मॉडर्नाइजेशन रेफर्स टू, मॉडर्नाइजेशन का मतलब क्या है, मॉडर्नाइजेशन किसको रेफर करता है, तो मॉडर्नाइजेशन जो रेफर करता है वो करता है वे ऑफ लाइफ। ओके, जीवन जीने का जो तरीका है, वे ऑफ लाइफ है, वो मॉडर्नाइजेशन को रेफर करता है। ड्रेस स्टाइल भी नहीं करता है, एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी ये भी नहीं है, और डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ये भी नहीं है। वे ऑफ लाइफ जो है वो कहलाता है मॉडर्नाइजेशन को इफेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, which is the measure of intelligence that takes into account both mental age and chronological age of persons। ओके, ये ऐसा कौन सा मेजरमेंट है जो इंटेलिजेंस को मेजर करता है, किसके थ्रू, मेंटल एज में और क्रोनोलॉजिकल एज, इन दोनों के थ्रू, तो दैट इज द आईक्यू, ठीक है। आईक्यू जो है, ओके, आईक्यू का फॉर्मूला क्या है, तो मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। ओके, ये निकालते हैं, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज, ओके, इनटू 100 इज नॉन एज आईक्यू। और आईक्यू जो है, नॉर्मल आईक्यू लेवल कितना रहता है, तो पर्सन्स के अंदर जो नॉर्मल आईक्यू होता है वो होता है 90 से लेकर 110, 90 टू 110 नॉर्मल आईक्यू रहता है, ठीक है। और अगर मान लो आईक्यू लेवल जो है वो लेस देन 70, 70 से कम है, तो वो पर्सन जो है मेंटल रिटार्डेशन के अंदर जाता है, किसमें जाता है, मेंटल में। जैसे मेंटल एमआर वाला जो होता है लेस देन 70, और 70 से लेकर लेस देन 70, 70 से कम है, ठीक है ना, तो वो किसमें जाता है। और ये जो है बीच में 70 से लेकर 90 के बीच का जो है, तो ये होता है बॉर्डर लाइन, इसको अपन क्या बोलते हैं, बॉर्डर लाइन। एमआर जो है वो 4 टाइप के, एक होता है माइल्ड, क्या है, माइल्ड एमआर। माइल्ड एमआर कब, जब आईक्यू लेवल जो है 70 से 50 के बीच में हो। दूसरा होता है मॉडरेट, मॉडरेट, मॉडरेट कहाँ से, 50 से 35 तक, ठीक है। और फिर होता है सीवियर, सीवियर कहाँ से, तो ये आता है 35 से लेकर 20 तक। और एक होता है प्रोफाउंड, क्या होता है, प्रोफाउंड, प्रोफाउंड कम होंगे, लेस देन 20 होगा तो प्रोफाउंड, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है एमआर को 4 टाइप में जो है डिवाइड किया गया, ठीक है ना। तो आईक्यू, इसका राइट आंसर आईक्यू हो जाएगा, क्या जाएगा, आईक्यू। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन का मोस्ट कॉमनली बैक्टीरियल, देखो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हमेशा किसकी वजह से होता है, बैक्टीरिया की वजह से होता है, किसकी वजह से होता है, बैक्टीरिया की वजह से। तो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन का सबसे मोस्ट कॉमन जो बैक्टीरिया है वो कौन सा है, वो है ई कोलाई।
कौन सा है? ई कोलाई जो बैक्टीरिया है वो सबसे मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया रहता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का। ओके, तो ये ऑप्शन डी इज द राइट, बी नहीं जाएगा। ओके, स्ट्रेप्टोकोकस पाइजन और क्लेबेसा निमोनिया जो है ये क्या करते हैं? रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के अंदर जो है कंडीशन डेवलप करवाते हैं, सोर थ्रोट वगैरह करवाने का काम करते हैं, ठीक है ना। तो ये यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के नहीं है, ये रेस्पिरेटरी ट्रैक है, और ये जो है वो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन करवाता है, ई कोलाई। टेम्परेचर रेगुलेशन सेंटर इज प्रेजेंट इन, टेम्परेचर रेगुलेटर सेंटर कहाँ होता है? तो वो हाइपोथैलेमस में होता है। कहाँ होता है? हाइपोथैलेमस। आपकी बॉडी का हाइपोथैलेमस जो है वो टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर कहलाता है, ठीक है। और सेरिबेलम क्या करता है? पोस्चर को मेंटेन करता है, मेंटेन बॉडी बैलेंस एंड पोस्चर। ओके, मेडुला ऑब्लिंगेटा रेस्पिरेटरी सेंटर वगैरह में प्रेजेंट होता है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल ऑफ मेजरमेंट हैज एन एब्सोल्यूट जीरो? ओके, मेजरमेंट की ऐसी कौन सी स्केल है जिसमें एब्सोल्यूटली जीरो रहता है? तो रेशियो, रेशियो एक ऐसी स्केल है जिसके अंदर एब्सोल्यूटली जीरो आंसर आता है। ओके, नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल और इंटरवल ये तीनों अलग चीजें। रेशियो एक ऐसी स्केल है जिसके अंदर आपको एब्सोल्यूट जीरो देखने को मिलेगा। द प्रिंसिपल ऑफ ट्रू एक्सपेरिमेंटल स्टडीज इंक्लूड, रिसर्च का क्वेश्चन है कि ट्रू एक्सपेरिमेंटल स्टडी जो है उसका प्रिंसिपल क्या कहता है? तो उसका जो प्रिंसिपल है वो क्या कहता है? कंट्रोल, रेंडमाइजेशन एंड सैम्पलिंग, कंट्रोल, स्टडी, ग्रुप एंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, कॉन्सेप्ट, मैनिपुलेशन एंड रिएबिलिटी, या फिर कह सकते हैं कंट्रोल, रेंडमाइजेशन एंड मैनिपुलेशन। राइट आंसर इज द डी। ओके, CRM। ओके, जो ट्रू एक्सपेरिमेंटल स्टडी है वो क्या कहती है? कंट्रोल, रेंडमाइजेशंस एंड मैनिपुलेशन। ओके, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ ट्रू एक्सपेरिमेंटल स्टडी। ट्रू एक्सपेरिमेंटल स्टडी की प्रिंसिपल क्या है? कंट्रोल, रेंडमाइजेशंस एंड मैनिपुलेशन, CRM। ओके, दैट इज द राइट आंसर। ओके, यहाँ तक कोई डाउट? चलो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपना वो क्या है? टिप ऑफ आइसबर्ग फिनोमेना इज मोस्ट फ्रिक्वेंटली रिप्रेजेंटेड बाय, किसको रिप्रेजेंट करती है? ठीक है, टिप्स ऑफ आइसबर्ग तो ये करती है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन को, ठीक है ना। किसको करती है? प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन को। बाकी सब क्या है? ये जो है डिप्थीरिया है, मीजल्स है, कॉलेरा है, ये टिप ऑफ आइसबर्ग डिनोट नहीं करते हैं। ये कौन डिनोट करता है? तो PM, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन को डिनोट करती है टिप ऑफ आइसबर्ग। और PM के अंदर दो कंडीशन होती है, मेरास्मस एंड क्वाशियोरकोर। कौन सी कंडीशन होती है? मेरास्मस एंड प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन दो टाइप की, मेरास्मस एंड क्वाशियोरकोर। क्वाशियोरकोर जो कंडीशन होती है वो किसकी वजह से होती है? तो क्वाशियोरकोर होती है वो डेफिशिएंसी फॉर प्रोटीन। एक होती है क्वाशियोरकोर, क्वाशियोरकोर, क्वाशियोरकोर की कंडीशन है वो होती है डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की कमी की वजह से होती है, उसको बोलते हैं क्वाशियोरकोर, डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन। और जो दूसरी होती है मेरास्मस, दूसरी कंडीशन कौन सी है? मेरास्मस। और मेरास्मस की जो कंडीशन डेवलप होती है मेरास्मस, ये होती है डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन एंड एनर्जी दोनों की वजह से। डेफिशिएंसी ऑफ एनर्जी एंड प्रोटीन, एनर्जी एंड प्रोटीन दोनों की वजह से जो प्रॉब्लम होती है उसको मेरास्मस बोलते हैं। ओनली प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है उसको बोलते हैं क्वाशियोरकोर। दो टाइप की कंडीशन होती है PEM, प्रोटीन एनर्जी माल। डिप्टेरिया, तो क्रॉनी बैक्टीरियम डिप्टेरिया की वजह से, किसकी वजह से होता है? क्रॉनी बैक्टीरियम डिप्टेरिया, बैक्टीरिया के कारण जो है ये। तो बैक्टीरिया का नाम क्या है? क्रॉनी बैक्टीरियम डिप्टेरिया। मीजल्स और कोलेरा, ठीक है। कोलेरा के अंदर आप देखेंगे तो कोलेरा के अंदर आपको कैसा? राइस वाटरी स्टूल देखने को मिलता है। डायरिया जो होगा वो कैसा होता है? राइस वाटरी स्टूल कोलेरा के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। DPT की वैक्सीन डिप्थीरिया को प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, अगला जो क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द सीक्वेंस ऑफ डॉनिंग पर्सनल इक्विपमेंट इज। देखो ये क्वेश्चन है, इसका हालांकि आंसर उन्होंने क्या माना है वो, हालांकि जो एग्जामिनर ने भी जो ऑप्शन दिए हैं वो भी गलत है, और उन्होंने जो आंसर माना है वो भी गलत है। देखो, द सीक्वेंस फॉर डॉनिंग पर्सनल प्रोटेक्टिव प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ओके, PPE जो पहनते हैं अपन, PPE पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो पहनते हैं, उसके अंदर जो पहनने की जो प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं डॉनिंग। जो अपन इसको पहनते हैं उसको बोलते हैं डॉनिंग। किस सीक्वेंस के अंदर पहनते हैं?
तो हमेशा देखो, इन्होंने जो ऑप्शन मानता है पहले, सबसे पहले ग्लव्स पहनते हैं, तो नहीं, ये ऑप्शन गलत जाएगा। ठीक है, सबसे पहले मास्क, फिर गोगल्स, फिर फेस मास्क, फिर गाउन, फिर शू कवर, तो इसमें ये भी गलत है। गाउन सबसे पहले, फिर शू कवर, फिर ग्लव्स, फिर फेस शील्ड, फिर मास्क, ये भी गलत। ठीक है, इन्होंने जो ऑप्शन माना है वो ये बी ऑप्शन माना है कि गाउन, फिर शू कवर, फिर ग्लव्स, फिर मास्क, गोगल्स और फेस। पर जो सही इसकी जो टेक्निक रहती है डॉनिंग की सही टेक्निक जो रहती है, सबसे पहले क्या है, आपने गाउन पहना, गाउन के बाद जो है शू कवर वगैरह पहने। ओके, शू कवर के बाद में जो है आप क्या पहनोगे, फेस शील्ड वगैरह। ठीक है, सॉरी, शू कवर के बाद में जो है आप मास्क, मास्क के बाद में गोगल, और गोगल के बाद में फेस शील्ड, और फेस शील्ड के सबसे लास्ट जो है वो ग्लव्स पहनते हैं। ग्लव्स जो सबसे लास्ट है, तो ये जो है सीक्वेंस डॉनिंग की रहती है। आपसे पूछे डॉनिंग की सीक्वेंस क्या है, अगर ऐसी सीक्वेंस है तो सबसे पहले गाउन, शू कवर, मास्क, गोगल्स, फेस शील्ड एंड देन इज ग्लव्स। ग्लव्स सबसे लास्ट में आएंगे, पर यहाँ जो है इसमें ग्लव्स सबसे लास्ट में किसी ऑप्शन में दे नहीं रखा, इसलिए ऑप्शन बी जो है इन्होंने करेक्ट माना है। पर कैसे माना है आई डोंट नो, बट सीक्वेंस जो रहती है वो आपकी ये रहती है। आपको आगे सीक्वेंस तो ध्यान रखना डॉनिंग में, तो डॉनिंग में सबसे पहले गाउन को, फिर शू कवर को, शू कवर के बाद में जो है अपन मास्क, फिर गोगल्स, फिर फेस शील्ड, और सबसे लास्ट में जो है ग्लव्स पहनते हैं। ठीक है, सबसे पहले करते क्या है, तो सबसे पहले हैंड हाइजीन करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले जब ये करेंगे तो सबसे पहले हैंड हाइजीन यानी हैंड वॉशिंग कर ली, उसके बाद जो है इन चीजों को टच करना है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। फूड दैट शुड बी अवॉइडेड इन एन एल्कोहल विड्रॉवल क्लाइंट। एल्कोहल विड्रॉवल क्लाइंट में कौन सा फूड जो है वो आप अवॉइड करते हो। तो हालांकि इन्होंने जो ऑप्शन माना है, एग्जामिनर ने जो ऑप्शन माना है वो ऑरेंज जूस माना है, पर ऐसा नहीं होता है। कि जो अल्कोहल विड्रॉवल वाले क्लाइंट होते हैं, अगर उनकी जो मेडिकेशंस वगैरह चलती है, तो हमेशा ध्यान रखना उनके अंदर जो डेयरी प्रोडक्ट से रिलेटेड जो डेयरी प्रोडक्ट होते हैं, डेयरी प्रोडक्ट, ठीक है, डेयरी प्रोडक्ट और उससे रिलेटेड जितने भी आइटम्स होते हैं उनको अल्कोहलिक विड्रोवल वाले पेशेंट के अंदर अवॉइड करवाते हैं। कहने की वजह जैसे मिल्क है, ठीक है, और उसके अलावा मिल्क प्रोडक्ट, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट जैसे चीज, बटर, ठीक है, इन सब चीज़ों को जो है वो अवॉइड करवाना पड़ता है। और उसके साथ साथ जो है कैफीन जो प्रोडक्टेड होते हैं जिसमें कैफीन ज़्यादा हो, उनको भी, कैफीन बेवरेजेस को जिसमें जैसे रेगुलर कॉफ़ी वगैरह है, तो कॉफ़ी के अंदर भी क्या आता है, कैफीन होता है, तो इन सबको जो है अवॉइड करते हैं। हालांकि ऑप्शन जो है इनमें ये मिल्क वाला ये भी जो है अवॉइड करते हैं, कैफीन वगैरह रेगुलर ले रहा है कॉफ़ी वगैरह तो उसको भी अवॉइड करते हैं। इन्होंने ऑप्शन जो है वो ये माना है, बी ऑप्शन सही माना है। तो आई थिंक जो मिल्क या मिल्क रिलेटेड जो प्रोडक्ट होते हैं ये जो है राइट आंसर जाएगा, और रेगुलर कैफीन कॉफ़ी वाला है ये भी राइट जाएगा। तो इसके जो ऑप्शन देने का जो तरीका है वही उसने गलत दिया है। ठीक है ना, तो ऐसे फूड जो अल्कोहल विड्रॉल के अंदर अपन क्या करते हैं, अवॉइड करने पड़ते हैं। तो अवॉइड करने के लिए ध्यान रखना, मिल्क और मिल्क रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट होते हैं, मिल्क एंड मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट जो है ना, उन सबको अपन अवॉइड करते हैं। डेयरी प्रोडक्ट जो होते हैं उनको अवॉइड करते हैं। डेयरी के अंदर मिलने वाले, कहने का मतलब है कि जैसे आपको मिल्क है, चीज है, बटर है, पनीर है, इन सबको जो है वो अवॉइड किया जाता है। ठीक है, उसके अलावा ऐसे प्रोडक्ट जिनके अंदर कैफीन जो है प्रेजेंट होता है, कैफीन केमिकल प्रेजेंट है, तो उनको भी जो है अवॉइड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द करेक्टरिस्टिक्स और एट्रीब्यूट अंडर स्टडी इज नॉन एज। ओके, ये पूछा है कि करेक्टरिस्टिक और एट्रीब्यूट अंडर स्टडी इज नॉन एज, इसको अपन क्या बोलते हैं, दैट इज नॉन एज वेरिएबल। उसको अपन क्या बोलेंगे, वेरिएबल। ओके, ये डेफिनेशन किसकी है, वेरिएबल की। हाइपोथेसिस और अंजप्शन ये दोनों अलग चीज, जिसमें आप हाइपोथेसिस लगा, ओके, और ऑब्जेक्टिव वो पर्सन है जिससे आप क्या है डेटा कलेक्ट कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट है, और ऐसी स्टडी जो आपके एट्रीब्यूट और करेक्टरिस्टिक के अंडर में की जाती है, दैट इज नॉन एज वेरिएबल। उसको अपन क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। नेक्स्ट है फ्रैक्चर विच इज कॉमनली सीन इन चिल्ड्रन बिलो 12 ईयर्स। 12 साल से छोटे बच्चों के अंदर किस टाइप का फ्रैक्चर देखने को मिलता है, तो ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। कौन सा होता है, ग्रीन स्टिक। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर के अंदर क्या है, बोन जो है वो एक साइड जो है क्या होती है, बोन जो है कंप्लीटली जो है वो क्या होती है, ब्रेक डाउन नहीं होती, पर बोन का एक पार्ट जो है ब्रेक डाउन होता है, जिसके कारण बोन जो है वो क्या होती है, बैंड हो जाती है। क्या हो जाती है, बैंड। और बैंड होने के कारण उसको बोलते हैं ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। जैसे हरी लकड़ी, जैसे आपने कोई लकड़ी तोड़ी और उस लकड़ी को जैसे आप यूं मोड़ोगे तो देखना ऊपर से वो टूट जाएगी, पर नीचे की जो कवरिंग है वो हमेशा उसमें मेंटेन रहती है। ठीक है ना, जब भी अपन किसी ग्रीन स्टिक को, ठीक है ना, पेड़ से जैसे कोई डाली तोड़ी और उसको आप अगर तोड़ने की कोशिश करेंगे, ऐसे तोड़ते हैं, ठीक है ना, डाली को अगर तोड़ोगे तो ऊपर की जो लेयर है वो टूट जाएगी। डाली को जैसे तोड़ोगे तो ये वाली जो है ऊपर की जो इसकी लेयर है वो टूट, पर नीचे से ये पूरी कवर रहेगी।
ठीक है, नीचे से वो टूटेगी नहीं, उसको बोलते हैं ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। तो बच्चों के अंदर ऐसा देखने को मिलता है, क्योंकि बोन जो है फुल्ली डेवलप नहीं रहती है और बोन की जो फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा रहती है, इस कारण उनमें ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर बच्चों के अंदर ज्यादा देखने को मिलता है। The nurse asked the client to read the Snellen chart. Which of the following nerve is tested? Okay, स्नेल चार्ट जो है वो नर्स जो है क्लाइंट को बोल रही है कि आपको जो है, नर्स आर द क्लाइंट टू रीड द स्नेल चार्ट को रीड करने के लिए बोल रही है। इसका मतलब नर्स जो है पेशेंट के कौन सी नर्व को जो है वो टेस्ट कर रही है। तो ये किसके लिए किया जाता है? अच्छा, स्नेल चार्ट किसके लिए यूज करते हैं? तो याद रखना, विजुअल एक्यूटी लिखे। किसके लिए? विजुअल एक्यूटी के लिए, विजन को चेक करने के लिए। ठीक है, और इसके अंदर विजन को चेक करने के लिए कौन सी क्रेनियल नर्व देखते हैं? क्रेनियल नर्व नंबर सेकंड, दैट इज ऑप्टिक। कौन सी है? सेकंड क्रेनियल नर्व है ऑप्टिक नर्व। ठीक है, जिसका नाम क्या है? ऑप्टिक। सेकंड क्रेनियल नर्व को चेक करने के लिए स्नेलर चार्ट का यूज किया जाता है। ठीक है, ऑल फैक्ट्री जो है फर्स्ट क्रेनियल नर्व है, ये ऑप्शन जो है गलत है। फर्स्ट क्रेनियल नर्व होती है जो किसमें, इसका फंक्शन क्या होता है? इसमें सेंसरी नर्व है ये भी, और ये भी सेंसरी नर्व है। ठीक है, दोनों कैसी? सेंसरी नर्व है। ऑप्टिक नर्व भी कैसी है? सेंसरी नर्व है। और ये फर्स्ट जो है ऑल फैक्ट्री जो है फर्स्ट क्रेनियल, ये भी सेंसरी है, और इसका फंक्शन जो होता है वो स्मेल का होता है। ठीक है, ओक्यूलोमोटर थर्ड क्रेनियल नर्व है। कौन सी? थर्ड। और ट्रोक्लियर जो है वो फोर्थ क्रेनियल नर्व है। कौन सी? फोर्थ। तो थर्ड और फोर्थ क्रेनियल नर्व है जो आई बॉल मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? आई बॉल मूवमेंट के लिए। ठीक है, आई बॉल मूवमेंट के लिए जो है थर्ड एंड फोर्थ क्रेनियल नर्व, थर्ड इज ओक्यूलोमोटर, फोर्थ इज ट्रोक्लियर। ठीक है, और एक आई बॉल मूवमेंट के लिए और क्रेनियल नर्व रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो सिक्स, जिसको क्या बोलते हैं अपन? अब्ड्यूसेंस। ओके, अब्ड्यूसेंस क्रेनियल नर्व जो होती है 6 नंबर की, ये भी आई बॉल मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो 3 क्रेनियल नर्व जो है आई बॉल मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल, कौन सी? ओक्यूलोमोटर, ट्रोक्लियर और अब्ड्यूसेंस। छठी जो होती है उसका नाम है अब्ड्यूसेंस। ओके, ये जो क्रेनियल नर्व है, ओके, ये भी किसके लिए? आई बॉल मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, जो आई बॉल मूवमेंट के लिए जो मसल्स, 6 मसल्स जो रिस्पॉन्सिबल होती हैं, उन मसल्स को कोऑर्डिनेट करने का काम इन क्रेनियल नर्व का रहता है। ठीक है, बीच में जो 6 नंबर की आती है दैट इज ट्राइजेमिनल क्रेनियल नर्व, पांचवें की, 5 नंबर की जो होती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्टिक नर्व जो है वो सिग्नल चार्ट को रीड करने के लिए कौन सी सिग्नल चार्ट का अगर यूज करी है, तो कौन सी क्रेनियल नर्व को चेक करी? ऑप्टिक, यानी विजन उसको प्रॉपरली हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द टर्म स्टेट इन द टर्म स्टेट इन ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स दैट द मेडिकेशन शुड बी गिवन। ओके, अगर किसी पर्सन को मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हो, स्टेट वर्ड जो है वो किसको डिनोट करता है? स्टेट का मतलब होता है इमीडिएटली। ठीक है, तुरंत देना है। अगर मान लो किसी ड्रग्स के पीछे स्टेट लिखा है, इसको मतलब उसको आपको इमीडिएटली प्रोवाइड करना है। जैसे मान लो लिखा कि इंजेक्शन पीसीएम, ठीक है, आपको लिखा आईएम स्टेट, तुरंत जो है देना। स्टेट का मतलब क्या हुआ? तुरंत, अभी इमीडिएटली जो इसको प्रोवाइड करना। तो ये STAT, स्टेट का मतलब होता है इमीडिएटली प्रोवाइड करना। ठीक है, 4 टाइम्स अ डे, दिन में 4 बार, जिसको अपन क्या बोलते हैं? QID। क्या बोलते हैं? QID, यानी 4 टाइम्स अ डे। ओनली एट नाइट, यानी कि इसको बोलते हैं HS, नाइट के टाइम ही काले देना है, तो HS। ओके, और अगर आपसे पूछे वेन एवर नेसेसरी, जब जरूरत हो तो ही देनी है, वेन एवर नेसेसरी, इसको अपन बोलते हैं PRN, वेन एवर नेसेसरी, PRN, जब भी जरूरत हो तभी उसको देना होता है। सॉरी, वेन एवर नेसेसरी SOS, जब जरूरत लगे तो देना SOS। ओके, वेन एवर नेसेसरी, जब आपको जरूरत लगे, दैट इज SOS। ओके, नेक्स्ट जो है, द कांस्टेंट प्रेजेंस ऑफ इन्फेक्शन इन अ गिवन जियोग्राफिकल एरिया विदाउट एनी एक्सटर्नल इनपुट इज नॉन एज। ओके, कोई भी एक इन्फेक्शन जो है कांस्टेंट प्रेजेंट है किसी एक जियोग्राफिकल एरिया के अंदर, उसको अपन क्या बोलते हैं? दैट इज एंडेमिक। उसको अपन क्या बोलेंगे? एंडेमिक। कोई भी एक इन्फेक्शन जो कॉन्स्टेंटली एक ही एरिया के अंदर, एक ही जियोग्राफिकल एरिया के अंदर काफी लंबे टाइम से ही प्रेजेंट है, दूसरे एरिया को अफेक्ट नहीं कर रहा है, दैट इज एंडेमिक। उसको क्या बोलते हैं? एंडेमिक। और एपिडेमिक का मतलब होता है एक एरिया से दूसरे जियोग्राफिकल एरिया के अंदर अगर मान लो इन्फेक्शन ट्रांसफर हो रहा है, तो एपिडेमिक। और पेंडेमिक का मतलब होल वर्ल्ड को, ऑल ओवर वर्ल्ड को जो है, काफी लार्ज पॉपुलेशन को अगर मान लो कोई इन्फेक्शन जो है कंट्रोल कर देता है, दैट इज पेंडेमिक। ओके, तो ये क्या होगा? एंडेमिक होगा, दिस इज नॉन एज एंडेमिक। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अगला जो अपना क्वेश्चंस है,
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपना 82 नंबर क्वेश्चन। 82 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि गोल्डन कलर ऑफ amniotic फ्लूइड इज सीन इन, गोल्डन कलर का amniotic फ्लूइड जो है किसमें देखने को मिलता है आपको, गोल्डन कलर का amniotic फ्लूइड किसमें देखने को मिलेगा, तो गोल्डन कलर का amniotic फ्लूइड जो है RH इनकॉम्पेटिबिलिटी में देखने को मिलता है। किसमें देखने को मिलता है, RH इनकॉम्पेटिबिलिटी। RH इनकॉम्पेटिबिलिटी में कैसा कलर होगा, गोल्डन कलर का। फीटल डिस्ट्रेस के अंदर कैसा होगा, फीटल डिस्ट्रेस के अंदर ग्रीनिश कलर का, कैसा होगा, ग्रीनिश कलर का, फीटल डिस्ट्रेस के अंदर ग्रीनिश कलर। ओके, यानी कि ये मेनली होता है मेकोनियम स्टेन के कारण। ओके, फीटल डिस्ट्रेस किस कारण होगा, मेकोनियम स्टेन के कारण। जब बच्चा जो है फीकल मटेरियल को, मेकोनियम का मतलब होता है फर्स्ट स्टूल पास बाय द फीटस, बच्चे का बेबी बेबी बर्थ के बाद जो पहला स्टूल पास करता है उसको मेकोनियम बोलते हैं। पर कई बार ऐसी कंडीशन हो गई जिसके कारण फीटल डिस्ट्रेस की कंडीशन डेवलप हो जाती है। बच्चा जो है मेकोनियम जो है मदर के वूम के अंदर ही जो है मेकोनियम को पास आउट करेगा, मेकोनियम अमनियोटिक फ्लूइड के साथ मिलेगा, बच्चा जो है अमनियोटिक फ्लूइड को सेलो करेगा, जिसके कारण बच्चे में जो है फीटल डिस्ट्रेस देखने के कारण मिलते हैं। और अमनियोटिक फ्लूइड के साथ है ग्रेनिश का, इसका मतलब वहां पर फीटल डिस्ट्रेस होने के कारण, सॉरी ये जो बी ऑप्शन नहीं है इसका, ऑप्शन जो सी है फीटल डिस्ट्रेस इसका है। ओके, डेथ के अंदर तो अलग कलर दिखता है, मैंने डेथ को डिस्ट्रेस समझ बैठा है। ओके, फीटल डिस्ट्रेस, ये जो फीटल डिस्ट्रेस है इसके अंदर ग्रीनिश कलर का होगा, कैसा होगा, ग्रीनिश कलर। ओके, ग्रीनिश कलर अम्नियोटिक फ्लूइड, ग्रीनिश कलर अम्नियोटिक फ्लूइड किसके कारण होता है, तो ये होता है मेकोनियम स्टेन के कारण। किसके कारण होता है, मेकोनियम स्टेन के कारण। मेकोनियम वो है, मेकोनियम किसको बोलते हैं, फर्स्ट स्टूल पास बाय द बेबी, बेबी के द्वारा जो पहला स्टूल पास किया जाता है आफ्टर बर्थ, वो मेकोनियम कहलाता है। पर कई बार क्या है, वो मदर के वूम के अंदर ही मेकोनियम को पास आउट करता है, जिसके कारण अम्नियोटिक फ्लूइड का अमाउंट कैसा होता है, ग्रीनिश कलर का। और इसके कारण जो है आपको फीटल डिस्ट्रेस देखने को मिलता है। फीटल डेथ की बात करें तो आपको इसके अंदर जो है टोबैको कलर, कैसा, टोबैको कलर का जो है अम्नियोटिक फ्लूइड देखने को मिलेगा। ठीक है, डार्क कलर का, ठीक है, डार्क ब्राउन कलर, कैसा होता है, डार्क ब्राउन कलर का अम्नियोटिक फ्लूइड, ठीक है, जो डिनोट करेगा फीटल डेथ को। और पोस्ट मैच्योरिटी के अंदर सेफ्रॉन कलर, कैसा कलर होगा, सेफ्रॉन कलर। ओके, पोस्ट मैच्योरिटी सेफ्रॉन कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं येलोइश ग्रीन कलर, येलोइश ग्रीन कलर। ओके, येलोइश और ग्रीन मिक्स में है, येलोइश ग्रीन कलर हो तो पोस्ट मैच्योरिटी को डिनोट करता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। आपसे पूछा है कि गोल्डन कलर है तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसका ऑप्शन क्या जाएगा, आर एच इनकॉम्प्लेटिबिलिटी, गोल्डन कलर का, इसका ऑप्शन ए राइट आंसर है। ठीक है, ये राइट आंसर नहीं है, फीटल डेथ नहीं है। फीटल डेथ के अंदर टोबैको कलर, इंट्रायूट्राइन डेथ होती है तो टोबैको कलर या फिर डार्क ब्राउन कलर का जो अम्नियोटिक फ्लूइड देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 नंबर क्वेश्चन, क्रोमोसोम पैटर्न इन डाउन सिंड्रोम इज, डाउन सिंड्रोम में क्रोमोसोमी पैटर्न क्या होगा, तो डाउन सिंड्रोम के अंदर हमेशा क्या होता है, ट्राइसोमी 21 को ही अपन क्या बोलते हैं, डाउन सिंड्रोम। ट्राइसोमी 21 को क्या बोलते हैं, डाउन सिंड्रोम। ओके, तो जो ट्राइसोमी वाला जो प्रॉब्लम होती है, ट्राइसोमी, ट्राइसोमी में क्या होता है, जिसके अंदर क्या है, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है वो डेवलप हो जाता है, यानी 46 जो क्रोमोसोम नॉर्मल होते हैं उसकी जगह कितने हो जाते हैं, 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं, यानी कोई एक क्रोमोसोम जो डबल हो जाता है। यानी कि यहाँ पर ट्राइसोमी का मतलब 21 नंबर का जो क्रोमोसोम है उसकी कॉपी जो है कितनी बन जाती है, एक एक्स्ट्रा कॉपी बन जाती है। ठीक है, ओके, तो एक क्रोमोसोम जो है एक्स्ट्रा हो जाता है, होना कितना चाहिए, दो, तो ये कितने हो जाते हैं, तीन हो जाते हैं, तो ट्राइसोमी हो जाती है, इसको बोलते हैं डाउन सिंड्रोम में देखने को मिलता है। और ट्राइसोमी ऑफ 18 ये जो है ये किसमें देखने को मिलता है, ये आपके एडवर्ड एडवर्ड सिंड्रोम के अंदर, एडवर्ड सिंड्रोम इसमें देखने को मिलता है, एडवर्ड सिंड्रोम। और एक होता है पटाउ सिंड्रोम, ये क्या होता है, तो ये होती है ट्राइसोमी 13, 13 नंबर का जो क्रोमोसोम है ट्राइसोमी 13 उसको बोलते हैं पटाउ सिंड्रोम। ये चीजें देखने को मिलती है। नेक्स्ट है अगला जो क्वेश्चन है, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। ओके, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग निम्न में से किसका जो है मेन साइन है, तो पाइलोरिक स्टेनोसिस। जब भी पाइलोरिक स्टेनोसिस की प्रॉब्लम होगी, ठीक है, उस कंडीशन में बच्चे को जो वॉमिटिंग होगी वो प्रोजेक्टाइल यानी एक फोर्सफुल वॉमिटिंग करेगा। कैसी वॉमिटिंग करेगा, फोर्सफुल वॉमिटिंग जो है देखने को मिले। पाइलोरिक स्टेनोसिस के अंदर जो पाइलोरिक स्टेनोसिस होता है क्या है, कि एब्डोमिनल का जो लास्ट पाइलोरिक पार्ट है वो क्या हो जाता है, ब्लॉक। और पाइलोरिक पार्ट ब्लॉक होगा तो कंटेंट जो बच्चा जो फूड कंटेंट लेगा वो क्या है, नीचे की तरफ नहीं जाएगा। और जब नीचे की तरफ नहीं जाएगा तो वो प्रोडक्ट जो है, वो जो कंटेंट है वो एक फोर्स के साथ जो है वापस बाहर की तरफ जो है मूवमेंट करेगा, जिसके कारण बच्चे में जो वॉमिटिंग होगी दैट इज प्रोजेक्टाइल वॉमिट, फोर्सफुल वॉमिटिंग होगी। बच्चा जैसे यहाँ से वॉमिटिंग करेगा काफी दूर जाकर वो वॉमिटिंग करेगी। ठीक है ना, तो इससे आपको देख कर ही बच्चा जब वॉमिटिंग करेगा तभी अपने को पता लग जाएगा इस बच्चे के अंदर जो है पाइलोरिक स्टेनोसिस की प्रॉब्लम है। ठीक है, नेक्स्ट है सिजोफ्रेनिया जो है, सिजोफ्रेनिया जो है कैसी कंडीशन है, सिजोफ्रेनिया कंडीशन इज
कि भाई ये सोमेटोफॉर्म कंडीशन है, न्यूरोटिक डिसऑर्डर है, ऑर्गेनिक है या साइकोटिक है। तो ये है साइकोटिक डिसऑर्डर। सिजोफ्रेनिया कैसा है? साइकोटिक डिसऑर्डर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्राउजिस साइन इज एसोसिएटेड विथ विच इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। कौन से इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के कारण जो है ट्राउजिस साइन देखने को मिलता है? तो ये देखने को मिलता है आपको हाइपोकैल्सीमिया की वजह से। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, हाइपोकैल्सीमिया। हाइपोकैल्सीमिया की वजह से जो है दो साइन देखने को मिलते हैं, एक होता है ट्राउजिस, ओके, हाइपोकैल्सीमिया। हाइपोकैल्सीमिया से दो साइन देखना है, एक तो है ट्राउजिस। इसमें क्या होता है, बीपी कफ, जब किसी पर्सन के ऊपर बीपी कफ बांधते हैं तो जो हैंड है, ठीक है ना, वो जो है क्या एकदम हैंड के अंदर, हैंड की जो मसल से एकदम ट्विच हो जाती है, ठीक है ना। हाथ जो है धीरे धीरे पर्सन जो इस प्रकार से जो हाथ की जो मूवमेंट है वो ट्विच होने लगती है, दैट इज ट्राउजिस। एक होता है वॉस्टेक साइन, क्या बोलते हैं उसको? वॉस्टेक साइन। ओके, ये भी किसमें देखने को मिलता है? हाइपोकैल्सीमिया में। इसमें क्या होता है, जब भी आप फेशियल नर्व को ट्रैप करोगे, ठीक है, जब फेशियल नर्व को ट्रैप करते हैं तो यहाँ पर जो है वो मसल्स के अंदर जो है ट्विचिंग देखने को मिलती है, ठीक है। इस एरिया के अंदर फेशियल नर्व को ट्रैप करेंगे तो यहाँ पर जो है ट्विचिंग देखने को मिलेगी, दैट इज वॉस्टेक साइंस, ठीक है ना। ये भी किसमें देखने को? हाइपोकैल्सियम में देखने को मिलता है। तो ये ट्राउजिस साइन किसमें? हाइपोकैल्सियम में। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स विल बी एडमिनिस्टर्ड टू ट्रीट एनाफाइलेक्सिस। एनाफाइलेक्सिस को ट्रीट करने के लिए कौन सी ड्रग्स देते हैं? तो एफिनेफ्रिन। कौन सी ड्रग्स देते हैं? एफिनेफ्रिन। एट्रोपिन नहीं देते हैं, ठीक है। एट्रोपिन क्या है? एट्रोपिन जो है ब्रोंकोडायलेटर वगैरह, जो वहां पर अगर कोई प्रॉब्लम है, हार्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम है, तो वहां पर जो है एट्रोपिन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। एपिनेफ्रिन देते हैं जब भी कोई प्रोफाइलैक्सिस, एनाफाइलेक्सिस की रिएक्शन है तो उसको बोलते हैं एपिनेफ्रिन, या कह सकते हैं एड्रीनलिन। क्या बोलते हैं इसको? एड्रीनलिन, ये दिया जाता है एनाफाइलेक्सिस के लिए। ओके, डिसीजन मेकिंग डेवलप ड्यूरिंग, डिसीजन मेकिंग कब डेवलप हो जाता है? तो डिसीजन मेकिंग जो है चाइल्डहुड के अंदर डेवलप हो, ओके, चाइल्डहुड में, ठीक है। इन्फेंसी में तो डिसीजन मेकिंग नहीं होता, पर चाइल्डहुड के टाइम से ही जो है बच्चे के अंदर डिसीजन मेकिंग पावर स्टार्ट हो जाती है। इम्पैथी, इम्पैथी का मतलब क्या होता है? इम्पैथी का मतलब होता है पुटिंग योरसेल्फ इन समवन अदर्स, समवन एल्स, ठीक है। इम्पैथी, इम्पैथी का मतलब क्या है? एम्पैथी का मतलब होता है कि पर्सन की ऐसी एबिलिटी, ओके, एबिलिटी टू इमेजिन, ठीक है, एबिलिटी टू इमेजिन हाउ अनोदर, हाउ अनोदर पर्सन, हाउ अनोदर पर्सन इज फीलिंग, दूसरा पर्सन जो है क्या फील कर रहा है, ओके, ओके, दूसरे पर्सन की क्या क्या फीलिंग है उसको समझने की जो एबिलिटी होती है, एबिलिटी टू इमेजिन हाउ अनोदर पर्सन इज फीलिंग, ठीक है ना, या फिर उसके मूड क्या है, उस मूड को जो है स्टडी करना, ओके। अंडरस्टैंड द, या हम कह सकते हैं अंडरस्टैंड द हिज और हर मूड, ओके, उसके मूड को जो है समझना, उसको अपन क्या बोलते हैं? एम्पैथी। तो यही ऑप्शन सही रहेगा कि फीलिंग सॉरी टू समवन, किसी को सॉरी बोलना, ये एम्पैथी नहीं है। पुटिंग अदर बिफोर योरसेल्फ, ओके, अपने से पहले दूसरे को आगे लेके आना, दैट इज एम्पैथी नहीं। पुटिंग योरसेल्फ इन समवन एल्स, ओके, अपने आप को उस पर्सन के जैसा ही समझना, ओके। पुटिंग योरसेल्फ इन समवन्स एल्स, ओके, ठीक है, अपने को किसी और के आगे, यानी ये आदमी जो है किसी आदमी के लिए कि ऐसी एबिलिटी कि वो इमेजिन करता है कि दूसरे पर्सन से उसकी क्या फीलिंग है, या उसके मूड को या उसके हाव भाव को समझने की जो एबिलिटी होती है, उसको इमेजिन करने की एबिलिटी होती है, उसको बोलते हैं एम्पैथी, ठीक है ना। तो वो यही हुआ कि खुद को किसी और के प्रति रखकर फील करना, दैट इज द एम्पैथी, ठीक है ना। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट बात करें, अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। ओके, अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है कि इम्यूनोग्लोबिन्स आर, इम्यूनोग्लोबिन्स जो है वो क्या है? व्हाट इज द इम्यूनोग्लोबिन्स? इम्यूनोग्लोबिन्स क्या है? तो इम्यूनोग्लोबिन्स जो है वो ग्लाइकोप्रोटीन है। क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन है। इम्यूनोग्लोबिन्स आर ग्लाइकोप्रोटीन। द टोटल नंबर ऑफ थोरेसिक वर्टेब्रे, ठीक है, लाइपोप्रोटीन नहीं है, क्या क्या है? इम्यूनोग्लोबिन्स जो है वो ग्लाइकोप्रोटीन है। क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन है, ध्यान रखना, ठीक है। इम्यूनोग्लोबिन्स क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन है। 5 टाइप के होते हैं, IgA, IG, ओके, गामडे के नाम से याद रखना, GAMDE, ठीक है, ये 5 टाइप है, IgG, IgA, IgM, IgD और IgE, ठीक है, गामडे इम्यूनोग्लोबिन्स, ओके, ये ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं।
टोटल नंबर ऑफ थोरेसिक वर्टेब्रा कितनी होती है? 12। लंबार होती है 5, थोरेसिक और कोक्सीजर। ठीक है, नेक्स्ट बात करूं, मैरिज विच कैन कोज हेरिडेटरी डिजीज। ओके, मैरिज, ऐसी मैरिज जो क्या करते हैं कि ऐसे पर्सन्स जिसमें क्या है, मैरिज अगर की, मैरिज विच कैन कोज हेरिडिटरी, यानी कि जन्म माता पिता से मिलने वाली, ओके, पीढ़ी दर पीढ़ी मिलने वाली डिजीज कंडीशन कौन सी मैरिज से होती है? दैट इज नॉन एज कॉन्सेंजीनियस मैरिज। कॉन्सेंजीनियस मैरिज का मतलब होता है कि आप ब्लड रिलेशन के साथ अगर मैरिज करते हो। मैरिज किसके साथ हो रही है? ब्लड रिलेशन वालों के साथ। ठीक है, ब्लड रिलेशन का मतलब कि आपके चाचा के लड़के के साथ, या फिर ऐसी जो ब्लड रिलेशन के अंदर, ठीक है, मामा के लड़के के साथ, ऐसी जो मैरिज होती हैं वो होती है कॉन्सेंजीनियस, जिसके अंदर जो है हेरिडिटरी डिजीज होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। पॉलीएंड्री, व्हाट इज द पॉलीएंड्री? पॉलीएंड्री का मतलब क्या होता है कि ऐसी वुमेन जिसके एक से ज्यादा हस्बैंड हो। ओके, ऐसी वुमेन जो क्या है, वुमेन मैरिड टू, वुमेन मैरिड टू मोर देन, मोर देन, मैरिड टू मोर देन वन मैन। ओके, मैरिड टू मोर देन वन मैन। ओके, पॉलीएंड्री का मतलब होता है कि वुमेन जो है एक से ज्यादा व्यक्तियों के साथ अगर शादी करती है, ठीक है, एक से ज्यादा उसके हस्बैंड प्रेजेंट है, उसको अपन बोलते हैं, ओके, वुमेन मैरिड टू मोर देन वन मैन एट अ टाइम, एट अ टाइम। एक टाइम में अगर फीमेल जो है एक से ज्यादा व्यक्तियों के साथ रह रही है, एक से ज्यादा व्यक्तियों के साथ शादी कर रही है, उसको तो पॉलीएंड्री बोलते हैं। और पॉलीगैमी का मतलब होता है एक आदमी जो है एक या एक से ज्यादा वाइफ को रखता है। ओके, मोर देन, मोर देन वन वाइफ, एक से ज्यादा वाइफ जो है कोई पर्सन अगर रखता है एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम, कि वह पर्सन एट द सेम टाइम, ओके, उसी टाइम, एक ही टाइम के अंदर अगर एक पर्सन जो है, कोई भी एक व्यक्ति जो है, यहाँ पर तो वुमेन का बोला, एक वुमेन जो है एक से ज्यादा पति रखती है एक टाइम में, उसको बोलते हैं पोलोएंट्री। और एक आदमी एक से ज्यादा पत्नियां रखता है, यानी वाइफ रखता है एक टाइम में, उसको बोलते हैं पोलोगेमी। और मोनोगेमी का मतलब क्या है? मैरिड टू अ ओनली वन पर्सन। ओके, मैरिड टू ओनली वन पर्सन, एक आदमी से ही शादी करना, ओनली वन पर्सन। ओके, एक पर्सन से ही अगर मान लो आप शादी करते हो, दैट इज मोनोगेमी, उसको बोलते हैं मोनोगेमी। पता चल गया। विच मैरिज कैन कोज हेरिडिटी? कॉन्सेन्युनियस मैरिज जो ब्लड रिलेशन के साथ होती है। पॉलीएंट्री का मतलब एक वुमेन जो है ज्यादा आदमियों के साथ शादी करती है। पॉलीगेमी में एक आदमी जो है ज्यादा वुमेन के साथ शादी करता है। और मोनोगेमी में क्या है, एक ही पर्सन के साथ शादी करते हैं और कंटिन्यू उसके साथ रहते हैं, दैट इज मोनोगेमी। तो ये जो है हेरिडिटी डिजीज है वो इस मैरिज के कारण होती है, जिसको बोलते हैं कॉन्सेन्जुनियस मैरिज, कॉन्सेन्जुनियस मैरिज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 93, विच डिजेनरेटिव डिजीज इज मोर कॉमन इन एल्डरली पर्संस? ओके, एल्डरली पर्संस के अंदर मोस्टली कौन सी डिजीज जो है आपको देखने को मिलती है? तो एल्जाइमर। ओल्ड एज के अंदर कौन सी डिजीज रहती है? एल्जाइमर डिजीज देखने को मिलती है। ग्रोथ चार्ट इज आल्सो नोन एज, ग्रोथ चार्ट को अपन बोलते हैं रोड टू हेल्थ चार्ट के नाम से जाना जाता है। ओके, न्यू ब्लड और अफगार स्कोर जो है, जिसमें आप फीटस के जो आफ्टर बर्थ जो अपन फीटस की कंडीशन को चेक करते हैं वो अफगार स्कोर से करते हैं। और जीसीएस में क्या है, ग्लास्कोकोमा स्केल। ओके, ग्लास्कोकोमा स्केल जो है क्या है, अनकॉन्शियसनेस पेशेंट है या नहीं उसको चेक करने के लिए जीसीएस किया जाता है। तो ग्रोथ चार्ट को हम दूसरा किसके नाम से जानते हैं? रोड टू हेल्थ चार्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, चाइल्ड इज पासिंग रिबन लाइक स्टूल, दीज आर द टिपिकल क्लिनिकल फीचर्स ऑफ। अगर कोई बच्चा जो है वो रिबन लाइक स्टूल अगर पास कर रहा है तो ये किसका एग्जाम्पल है? तो ये है ए गैंग्लियोनिक मेगाकोलोन का, एक गैंग्लियोनिक मेगाकोलोन, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। इसको अपन हिस्प्रंग्स डिजीज भी बोलते हैं, हिस्प्रंग डिजीज। ओके, हिस्प्रंग्स डिजीज का मतलब क्या होता है कि जो गैंग्लियोनिक सेल जो होती है, ए गैंग्लियोनिक यानी अब्सेंस ऑफ गैंग्लियोनिक सेल, इसमें कोलोन के अंदर, ठीक है, जब बच्चा जो है मेकोनियम पास आउट करता है, बच्चा जो फीकल मटेरियल पास आउट करता है, तो क्या होता है, जो ये जो गैंग्लियोनिक सेल्स होती है ये कोलोन के अंदर प्रेजेंट होती है, और इनके कारण ही जो है बच्चा जो है फीकल मटेरियल को पास आउट कर पाता है। पर स्प्रिंग्स डिजीज के अंदर क्या है, ये सेल्स एब्सेंट होती है, बच्चा जो है वो मेकोनियम को पास आउट नहीं कर पाता है, मेकोनियम को क्या है, पास आउट नहीं कर पाता है। ठीक है, बर्थ के 48 घंटे तक बाद भी जो है बच्चा जो है मेकोनियम को पास आउट नहीं कर पाता है। और अगर मेकोनियम पास भी होगा तो लगभग थोड़ा थोड़ा रिबन लाइक स्टूल जो है आपको देखने को मिलेगा।
कैसा मिलेगा, रिबन लाइक स्टूल, किसमें, स्प्रंग्स डिजीज के अंदर, ठीक है। ओके, एनोरेक्टल, एनस और रेक्टम के बीच में माल फॉर्मेशन हो जाता है, उसको बोलते हैं यूरिन और फीसिस मटेरियल का मिक्सिंग होना, एनोरेक्टल माल फॉर्मेशन। इंटेस्टाइन के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन होना, दैट इज इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। और नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस, ठीक है, जो एंटेरोकोलाइटिस की जो सेल्स है वो क्या हो जाती है, नेक्रोटाइज हो जाती है। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पीपीएच, पोस्टमार्टम हेमरेज का सबसे मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, तो रिटेन प्लेसेंटा। अगर प्लेसेंटा का कुछ भी पार्ट जो है वहाँ यूट्रस में अगर मान लो रिटेन रह गया, यूट्रस के अंदर ही, यूट्रस से जो है बाहर नहीं, कंप्लीट डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा अगर नहीं हुई और कुछ पार्ट भी अगर वहां रिटेन हुआ, तो वो क्या करवा सकता है, पीपीएच करवा सकता है। तो इसका ऑप्शन जाएगा रिटेन प्लेसेंटा, ठीक है। नेक्स्ट, इन हेल्थ इन हेल्थ चाइल्ड हेड सर्कम्फ्रेंस एंड चेस्ट सर्कम्फ्रेंस इक्वल ईच अदर अराउंड द एज ऑफ, ओके, हेड और चेस्ट सर्कम्फ्रेंस जो है वो किस एज में जो है दोनों इक्वल हो जाते हैं, तो लगभग आपके 1 साल के आसपास जब बच्चा पहुंचता है तो हेड और चेस्ट सर्कम्फ्रेंस जो है वो एकदम बराबर हो जाते हैं। 9 to 12 मंथ का टाइम ड्यूरेशन के अंदर जो है ये इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, लास्ट जो क्वेश्चंस बढ़ते हैं उनको देख लेते हैं, ठीक है। ओके, एक क्वेश्चंस, लास्ट वाले जो क्वेश्चंस है, एक दो क्वेश्चन ही है। चलो, अब जो है क्वेश्चंस आपके पास, आयोनाइज्ड साल्ट इन आयोडीन डेफिशिएंसी कंट्रोल प्रोग्राम। ओके, आयोडीन आयोडीन डेफिशिएंसी कंट्रोल प्रोग्राम के लिए अपन क्या करते हैं, आयोडीन साल्ट जो है दे रहे हैं, ये कौन सा प्रिवेंशन है, तो ये है प्राइमरी प्रिवेंशन, ठीक है। आयोडीन डेफिशिएंसी रोग नहीं हो उसको प्रिवेंट करने के लिए अपन क्या है, आयोडाइज साल्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, इसलिए ये कैसा है, प्राइमरी प्रिवेंशन है, उसको अपन क्या बोलते हैं, प्राइमरी प्रिवेंशन। जबकि प्री मॉड्यूल प्रिवेंशन में क्या है, आप एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं कि ये चीजें जो है अपन नहीं करनी चाहिए ये, जबकि प्राइमरी में क्या है, आप ये प्रोवाइड कर रहे हो, क्या कर रहे हो, यहाँ तो सिर्फ एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, यहाँ पर क्या है, आप उसको आयोडाइज साल्ट प्रोवाइड कर रहे हो जिसकी वजह से जो है आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से जो है प्रॉब्लम नहीं हो प्राइमरी प्रिवेंशन में। सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर क्या आता है, सेकेंडरी में होता है अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। ओके, अर्ली डायग्नोसिस करना और फिर ट्रीटमेंट करना, ये किस में आता है, सेकेंडरी में। और टर्सरी के अंदर तो क्या है, इसमें रिहेबिलिटेशन करते हैं, ठीक है, रिहेबिलिटेशन की प्रॉब्लम, ठीक है, तो रिहेबिलिटेशन किया जाता है, तो ये टर्सरी। तो राइट आंसर इज प्राइमरी प्रिवेंशन। व्हाट इज द कंडीशन इन विच चिल्ड्रन इज पुलिंग आउट हेयर, ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें बच्चा जो है अपने हेयर को खींचता है, तो उसको बोलते हैं ट्राइकोटिलोमेनिया। ट्राइकोटिलोमेनिया के अंदर बच्चा जो है अपने हेयर को खींचता है, उसको ट्राइकोटिलोमेनिया। एक्रोफोबिया, फियर फ्रॉम हाइट, ओके, फियर फ्रॉम हाइट, जिसको हाइट से डर लगता है उसको बोलते हैं एक्रोफोबिया। एनयूरेसिस, इनवॉलेंट्री यूरिन पास आउट करता है बच्चा, उनको बोलते हैं एनोयूरेसिस, ओके। एन्यूरेसिस का मतलब इनवॉलेंट्री, जो बच्चा यूरिन पास आउट करेगा, इनवॉलेंट्री यूरिनेशन जो बच्चा पास आउट करेगा, चिल्ड्रन के अंदर जो प्रॉब्लम रहती है उसको बोलते हैं। और एनकोपोरोसिस, जो डेफिकेशंस की प्रॉब्लम होती है, ठीक है, इनवॉलेंट्री डेफिकेशंस, ओके, इनवॉलेंट्री बच्चे को पता ही नहीं चलता और इनवॉलेंट्री जो है डेफिकेशंस कर देता है, ओके, फिशिस मटेरियल को पास आउट कर देता है, ओके, स्टूल को पास आउट कर देता है इनवॉलेंट्री, दैट इज एनकोप्रोसिस, ओके, उसको बोलते हैं एनकोप्रेसिस, ओके। यहाँ तक कोई डाउट, चलो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है लास्ट आज का, लो पिच कंटिन्यूअस गर्गलिंग साउंड caused by secretion in the large airways, लार्ज एयरवे के अंदर बहुत सारे सिक्रेशन हैं और उसकी वजह से आपको लो पिच और कंटिन्यूस गर्गलिंग साउंड आ रहे हैं, इस साउंड को क्या कहा जाता है, दैट इज द रोंकाई साउंड, उसको क्या बोलते हैं, रोंकाई साउंड। रोंकाई में हमेशा लो पिच साउंड आएंगे, कैसे आएंगे, लो, जबकि जो स्ट्राइडर है उसके अंदर हाई पिच साउंड आते हैं, कैसे साउंड आते हैं, हाई पिच साउंड जो है आपको स्ट्राइडर में सुनने को मिले। और ये जो है वो अपर एयरवे के अंदर कोई भी प्रॉब्लम है, इसके अंदर अपर एयरवे के अंदर, ठीक है, यहाँ पर तो क्या है, लंग्स के अंदर जो बहुत सारे सिक्रेशन हो गए जिसके कारण, पर ये क्या है, अपर एयरवे की प्रॉब्लम, अपर एयरवे के अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन होगा जिसके कारण हाई पिच साउंड देखने को मिलेंगे, उसको बोलते हैं स्ट्राइडर। और लो पिच गरगलिंग साउंड आ रहे हैं, दैट इज रोंकाई। व्हीजिंग साउंड किसमें है, अस्थमा में देखने को मिलते हैं, किसमें देखने को मिलते हैं, अस्थमा के व्हीजिंग साउंड, ओके। कफिंग तो है वो रेस्पिरेटरी हर कंडीशन के अंदर जो है कफिंग देखने को मिलती है, तो ये जो है कुछ इसका राइट आंसर जाएगा रोंकाई, ठीक है, ओके। तो आप लोगों को इनमें से जो अच्छे, अगर मान लो ये जो सॉल्यूशन जो है वो आपको अच्छे लगे हैं, तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को जो है अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, ताकि उनको भी जो है एग्जाम से रिलेटेड जितने भी जो क्वेश्चंस आने वाले हैं
उन क्वेश्चंस में प्रीवियस पेपर के अंदर क्या क्या पूछा हुआ है, किस टाइप के पेपर आते हैं, कैसे उनका सॉल्यूशन करना है, उन सब चीज़ों का जो है आपको पता लगेगा। जब भी सॉल्यूशन करने बैठो पहले क्वेश्चंस को अच्छे ढंग से पढ़ो, फिर चारों ऑप्शंस को पढ़ो, और चारों ऑप्शंस के पढ़ने के बाद आपको एलिमिनेट करना है कि भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है और इसका राइट आंसर क्या बैठ सकता है, ठीक है ना। उसके अकॉर्डिंग ही आपको जो है इनका आंसर लगाना है। तो सबसे फर्स्ट चीज ये होती है कि पहले क्वेश्चंस को सही ढंग से पढ़ना है, और सेकंड चीज होती है कि चारों ऑप्शन को पढ़ना है, ठीक है। चारों ही ऑप्शन को पढ़ना है कि वीजिंग, जैसे चार ऑप्शन है, जैसे ये पूछा है कि भाई लो पिच कंटिन्यूस ग्रगलिंग साउंड जो है किस कारण होता है, वीजिंग के कारण होता है, रोंकाई होता है, कफिंग होता है, स्टाइडर होता है, इन चारों में से क्या है। तो आप सबसे पहले ऑप्शन पढ़ोगे वीजिंग, तो ये तो अस्थमा में देखने को मिलता है, ठीक है। आपने देखा रोंकाई, हाँ ये हो सकता है क्योंकि ये कैसा होता है, ये लो पिच साउंड होता है, ठीक है। और स्ट्राइडर कैसा होता है, हाई पिच साउंड होता है। तो इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन है, तो आपको पता चल गया है स्ट्राइडर हाई पिच है, तो लो पिच कौन सा है, रोंकाई, तो रोंकाई इज द राइट आंसर। तो इस प्रकार से जो आपको क्या करना है, एलिमिनेट करके जो है ऑप्शन निकालने हैं। और ऐसे ही वीडियो और देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, और हर एक वीडियो को लाइक कीजिए, और साथ में ही अपने फ्रेंड सर्किल के अंदर जो है शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं हमारे इस चैनल के साथ जुड़े और अपनी स्टडी को जो है कंटिन्यू कर सकें। क्योंकि दिन जो है गिने चुने आपके पास बचे हैं, 10 दिन का टाइम ड्यूरेशन है, और ये 10 दिन जो है वो अगर आप अच्छी मेहनत कर लोगे तो आपको जो है एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब जो है, आपका एक अच्छा प्लेसमेंट जो है, बेटर फ्यूचर जो है वो बन जाएगा। और यही टाइम है आपको कंटिन्यूस स्टडी करते रहना है, कम से कम 8 से 10 घंटे जो स्टडी करनी है। दूसरे मटेरियल भी पढ़ने हैं, साथ ही साथ में प्रीवियस ईयर के पेपर भी सॉल्व करते रहो। और ज़्यादा डिटेल के साथ पढ़ना चाहते हो तो हमारे वाइटल नर्सिंग अकेडमी का जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ओके, प्ले स्टोर पर जाइए, वाइटल नर्सिंग अकेडमी की एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, रजिस्ट्रेशन कीजिए, और रजिस्ट्रेशन के बाद में जो है जो भी कोर्स आपको खरीदना चाहते हो उसकी रेट वहाँ पर लिखी हुई है, उसके अकॉर्डिंग जाकर उस कोर्स को परचेज कीजिए, पेमेंट कीजिए। पेमेंट के लिए जो स्कैनर दे रखा है, पहले उस स्कैनर को डाउनलोड करना है, और स्कैनर डाउनलोड करने के बाद में उस स्कैनर को डाउनलोड करोगे, उसके बाद जो आप जीपे या किसी से भी स्कैनर के थ्रू पेमेंट करोगे, पेमेंट करने के बाद हमारे जो उस स्कैनर के ऊपर जो नंबर दे रखे हैं उस नंबर पर आपको स्क्रीनशॉट भेजना है कि हमने ये पेमेंट कर दिया है। जैसे ही आप स्क्रीनशॉट भेजोगे उसके 5 मिनट के अंदर ही अंदर आपका कोर्स जो है वो स्टार्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन पहले करना, वाइटल नर्सिंग एकेडमी की जो ऐप है वहाँ पर, और वहाँ जाकर रजिस्ट्रेशन करने के बाद में पहले रजिस्ट्रेशन करोगे, फिर लॉगिन करोगे, और लॉगिन करने के बाद जो भी कोर्स परचेज करना चाहते हो उस कोर्स को परचेज कीजिए। परचेज करने के लिए कोर्स के ऊपर क्लिक करेंगे, फिर बाई का ऑप्शन आएगा, बाई के ऊपर क्लिक करेंगे, बाई का ऑप्शन आएगा तो वहाँ पर क्या होगा, आपको स्कैनर दिखेगा, तो स्कैनर को पहले डाउनलोड करना है, डायरेक्टली बाय पर क्लिक नहीं करना है, स्कैनर को पहले डाउनलोड करना है। और डाउनलोड करने के बाद में आप पेमेंट करोगे, पेमेंट करने के बाद में जैसे ही बाई पे क्लिक करोगे, पेमेंट किया, पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजिए और बाई पे क्लिक कीजिए, तुरंत ही आपका जो है 5 मिनट के अंदर स्क्रीनशॉट भेजते ही 5 मिनट के अंदर आपका कोर्स जो है वो स्टार्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। कल फिर से वापस हम इस प्रकार के जो है प्रीवियस ईयर के पेपर का सॉल्यूशन कल वापस फिर से क्लास में लेने आएंगे। ऐसे ही वीडियो और देखने के लिए जो है आप हमारे इस चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कीजिए, और अपने फ्रेंड के साथ जो है शेयर कर दीजिए। कल फिर वापस क्लास होगी आपके प्रीवियस पेपर की, कंटिन्यूस जो है ये 10 डेज का टाइम ड्यूरेशन है, इसके अंदर हम डेली की एक जो है प्रीवियस पेपर सॉल्यूशन की जो है हम क्लास रखेंगे, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर जो है प्रीवियस पेपर जो है उनका सॉल्यूशन जो है देख सकते हो, ताकि इनमें से 10 या 15 पेपर जो भी अपन सॉल्यूशन करेंगे उनमें से अगर मान लो 10 या 15 क्वेश्चन भी पकड़े गए तो आपका बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा, 10 से 15 नंबर ऐसे ही मिलने वाले, ठीक है। और बाकी आपकी मेहनत है, मेहनत करते रहिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी। ओके, थैंक यू ऑल।